जोगिंदर ने वसीम के सामने अपने तेवर बदल लिए थे। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो वसीम के सामने नीचे झुक जाए, लेकिन फिर जब उसने देखा कि वसीम से ज्यादा लोग उसके पास थे तो उसने वसीम को खुले में चुनौती दे दी। लेकिन विकास और उसके पिता पुखराज को पीटने के बाद वसीम ने भी अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। पर जोगिंदर भी इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं था और उसने कलाम का कटा हुआ सिर देखते ही अपने लड़कों को लकी को मारने के लिए भेज दिया। इधर वसीम के लिए लकी को बचा पाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी वसीम अपने 4 से 5 लोगों के साथ में लकी को घेर कर खड़ा हो गया था। पर एक पल के बाद उनके घेरे में एक दरार आ गई और वो लोग वागले गैंग का एक आदमी लकी के सिर पर कुर्सी तोड़ने के लिए आगे आने लगा। वसीम की आंखें फूल चुकी थी और उसे लग रहा था कि अब लकी के साथ कुछ भी हो सकता था। उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और अकेले ही लकी के सामने आकर खड़ा हो गया। उस लड़के ने कुर्सी को लकी की जगह वसीम के सिर पर दे मारा और वसीम गश खाकर नीचे गिर पड़ा। रुक जाओ। ठीक इसी वक्त फिर से जोगिंदर के चिल्लाने की आवाज आई। ईगल गैंग के सारे लोग उसकी आवाज सुनते ही एक बार के लिए रुक गए थे। जोगिंदर अपनी तरफ से यह देखना चाहता था कि लकी आखिरकार कौन सा आदमी था और इसका रुबाब इतना कैसे था। अगर वसीम जैसा आदमी खुद उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए राजी था तो इसका मतलब साफ था कि लकी सच में कोई बहुत बड़ा आदमी था। वसीम, क्या तुम ठीक हो? लकी ने वसीम को खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा। उसे इस वक्त अपने ऊपर सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वसीम ने उसके लिए जो चोट खाई थी उसकी भरपाई वो कैसे करने वाला था। मैं ठीक हूं सर, मैं ठीक हूं लकी सर, आप चिंता मत कीजिए। आप ठीक है ना? मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है लकी सर। इधर वसीम के मुंह के कोने से खून बहने लगा था, लेकिन इस वक्त में भी उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक ही बात जानता था कि लकी को बचाना है और उसका यही मकसद है और वही वो कर रहा था। बस लकी खुद भी वसीम की ईमानदारी देखकर चौंक गया था। लकी सर हो। अब जोगिंदर ने वसीम से पंगा ले लिया था तो उसे आगे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। उल्टा तो वो लकी के बारे में जानने के लिए और बेताब हो चला था। आखिर कौन था ये 25 साल का ये लड़का जिसे वसीम लकी सर के नाम से बुला रहा था? क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो तुम्हारे सर हैं ये किस परिवार से आते हैं? जोगिंदर ने इधर से सवाल उठाया। इतने में लकी वसीम के बैठने के लिए एक कुर्सी लेकर आ गया था। तुमने वसीम को मारा है, हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है तुमने। तुम्हारी ईगल गैंग को तो बहुत ही जल्द साफ कर दिया जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गैंग के साथ में तुम्हारा खुद का सफाया ना हो तो चुपचाप मोना और शीना को मेरे हवाले कर दो। लकी ने जोगिंदर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। उसकी बातों से यह साफ झलक रहा था कि वो किसी बड़े घर से आता था, लेकिन जोगिंदर को फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये आदमी चाहे जैसा भी दिख रहा हो लेकिन वो आदमी इतना साधारण तो नहीं था जितना कि वो नजर आ रहा था। जोगिंदर देख सकता था कि लकी के साथ आया हुआ हर एक आदमी मार खाकर नीचे गिर चुका था और वो अकेला जोगिंदर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसके बाद भी वो गुस्से में इतना शांत कैसे रह सकता था? जोगिंदर लकी की बात सुनकर हंस पड़ा था। एक पल तक तो उसने इस बारे में सोचा, लेकिन जब उसे इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया तो उसने सोचना ही छोड़ दिया। भले ही वो लोग किसी भी बड़े खानदान से आते हो, लेकिन जिस दिन दिल्ली में यह खबर सबकी जुबान पर आती कि जोगिंदर ने वसीम को मारा तो उस दिन से वसीम की साख लोगों की नजरों में गिर जाने वाली थी और जोगिंदर यहाँ का नया बादशाह हो जाने वाला था। अब अगर ऐसे में लकी किसी भी परिवार से आता, इस बात से जोगिंदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भाई लोग, हर कोई सुन पा रहा है ना कि ये साला हमारी गैंग के बारे में क्या कह रहा है? साला हमारी जमीन पर खड़ा होकर हमें ही खत्म करने की बात कर रहा है और चलो गैंग को खत्म करेगा सो करेगा, मुझे भी खत्म करने की धमकी दे रहा है। अरे भाई गजब की हिम्मत है यार। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में इतना सारा गोबर आखिर आया कहां से भाई? जोगिंदर ने लकी का मजाक उड़ाते हुए कहा।
और बाकी लोगों ने भी तुरंत जोगिंदर की बातों पर हंसना शुरू कर दिया। तू होगा किसी बड़े घर का होगा, चाहे तेरे बाप के पास कितना भी पैसा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक तू मेरे सामने इस मैदान में लौटते हुए 3 चक्कर नहीं लगाएगा ना, और कुत्तों की तरह मेरे पैरों में गिरकर मुझसे और मेरे आदमियों से जाकर माफी नहीं मांगेगा ना, तब तक मैं तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा, समझा ना। जोगिंदर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये अच्छा है बॉस, इस साले को तो कुत्ता ही बनाना चाहिए, और वसीम को इस कुत्ते का पट्टा बना देते हैं, किसी ने कहा। और फिर से सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। लकी सबके चेहरों को देखे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एक करके चेहरों को याद करने की कोशिश कर रहा था। इधर सब लोगों ने अपने अपने हाथ बांध लिए थे और वो इस तमाशे को देखने के लिए बेताब थे जब लकी कुत्ता बनने वाला था। लेकिन लकी भी इतनी आसानी से उनकी बात मानने वालों में से नहीं था। वो बस गहरी सांस लिए जा रहा था। इस चीज को देखकर जोगिंदर बेचैन हो गया। वो उसे साफ तौर पर मार डालने की धमकी दे चुका था। फिर भी लकी के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में जोगिंदर को भी अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था, बल्कि उसे घबराहट भी हो रही थी। क्या हुआ बे, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? चल चुपचाप अपने घुटनों पर आजा। जोगिंदर ने फिर से लकी को छेड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसे घूरते हुए देखे जा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अरे क्या बात, मैं तुझे इतना गोल्डन चांस दे रहा हूं और तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? तुझे पता नहीं है कि अगर तू कुत्ता नहीं बनेगा ना, तो इसका अंजाम तेरे लिए बहुत बुरा होने वाला है। 4 टांगों में इधर आया था, 4 कंधों पर इधर से जाएगा तू, कुत्ता नहीं बना तो, समझा ना? हाँ बॉस, सही कह रहा है। अब तू डिसाइड कर ले कि तू कुत्ता बनेगा या फिर मरेगा। चल अब शाना मत बन, चुपचाप कुत्ता बन जा। तेरे सारे बाप तेरी चीखें सुनने के लिए तैयार खड़े हैं। अपने बाप को नाराज मत कर बे। एक एक करके सब लोग बोले जा रहे थे और लकी सिर्फ सुन रहा था। लेकिन जब वो इतनी बदतमीजी पर उतर आए थे तो लकी को भी बुरा लगा और उसने जोगिंदर की तरफ देखते हुए कहा, जोगिंदर, मैं अभी भी प्यार से समझा रहा हूं। तू आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। मारा मैं नहीं, मारा तू जाएगा। लकी ने इतना भर कहा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। आज उसे जितना गुस्सा आ रहा था, उतना गुस्सा उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं आया। वो चाहता तो एक पल में सीधा जोगिंदर की गर्दन मरोड़ सकता था, लेकिन इस वक्त मोना और शीना उसके कब्जे में थे और इस वजह से वो चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। लकी बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहा था। साले, तेरी जुबान तो बहुत चलती है क्या? मरना है क्या तेरे को? मरना है? बोल। बॉस, मैं तो कहता हूं कि साले का गेम अभी खत्म कर दो। साला बहुत बोल रहा है बॉस, बहुत शाना बन रहा है, उड़ा दो इसकी खोपड़ी। सब लोगों ने जोगिंदर को सुझाव देना शुरू कर दिया। किसी को भी लकी का इतना बात करना अच्छा नहीं लग रहा था और वो सब यही चाहते थे कि जोगिंदर जल्द से जल्द उसे खत्म करके किस्सा ही खत्म कर दे। लेकिन जोगिंदर ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया और सबको चुप करा दिया। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि तेरे अंदर कम से कम हिम्मत तो है, बहुत है। लेकिन अब क्या है कि तू ईगल गैंग का मेहमान है, इसलिए हम तेरे लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल नहीं करने वाले हैं। जोगिंदर ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और अचानक से उसकी नजर पीछे खड़ी मोना की तरफ घूम गई। मोना ने जैसे ही जोगिंदर की नजरों को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो वो घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। तू इधर मोना मैडम को लेने आया था ना? लेकिन मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि तेरी मोना मैडम ने मेरे होने के लिए ना पहले ही हाँ कर दी है। मुझे लगता है कि तू इस लड़की को पसंद करने लगा है, लेकिन तेरी इस पसंद को नापसंद में बदलने के लिए ना मैं तुझे ये दिखाना चाहता हूं कि मैं और तेरी मोना मैडम एक दूसरे के कितने करीब हैं। देखेगा क्या? देखेगा? बोल। जोगिंदर ने सिर्फ इतना पूछा और बिना लकी के जवाब का इंतजार किए सीधा मोना की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर उसने मोना की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। छोड़ो मुझे प्लीज छोड़ो, मोना ने घबराते हुए कहा। वो बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो जोगिंदर से अपना हाथ छुड़ा सके। जोगिंदर ने उसका हाथ खींचा और उसे एक झटके में अपने करीब समेट लिया। मम्मा,
छोड़ मेरी मम्मी को, छोड़ दे। शीना जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो खुद आगे बढ़कर कुछ कर पाती, इतने में दो लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया था और उसे मोना से दूर ले गए थे। जोगिंदर, अगर तूने उसके बालों को हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मैं सच बता रहा हूं, जान से मार दूंगा मैं तुझे। लकी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, लेकिन उसकी दहाड़ सुनकर ना सिर्फ जोगिंदर को बल्कि वहां खड़े सभी लोगों को हंसी आ गई थी। लकी अकेला था, निहत्था था और कमजोर भी। वो ईगल गैंग के 150 से ज्यादा लोगों को पार करके जोगिंदर को मारने का काम सपने में भी पूरा नहीं कर सकता था। बच्चे बच्चे मेरे बच्चे, उफ। मुझे लगता है कि तुझे मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि तू जो हो चुका है ना, उसे हम पागल कहते हैं, पूरी तरह से पागल, समझा क्या? मैंने आज से पहले ना तेरे से बड़ा पागल नहीं देखा है। वसीम की हालत देख, वो पहले ही मार खाकर नीचे गिरा पड़ा है। तेरे पास कुछ है नहीं, ले दे के तू बस मुझे धमकी दिए जा रहा है। तुझे पता भी है तू खुद किस हाल में खड़ा है। तुझे क्या लगता है कि तुझे दिल्ली में वसीम से भी कोई बड़ा आदमी आकर मुझसे यहां बचा ले जाएगा, है? जोगिंदर ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में उसका घमंड साफ झलक रहा था। आजा मेरी जान, आजा। इधर फिर से उसने मोना को अपने और करीब खींच लिया था। खुद उसकी गर्दन के करीब वो जाने लगा था। हरामी, छोड़ दे उसे, मैं कह रहा हूं ना। लकी से और नहीं रहा जा रहा था और उसने तुरंत जोगिंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो जानता था कि वो बुरी तरह से पीटने वाला था और ये लड़के बीच में ही उसकी जान भी ले सकते थे, लेकिन फिर भी जब उसने देखा कि मोना के साथ में इस तरह की हरकत हो रही थी, तो उससे रहा नहीं जा रहा था। वो अपनी जान के बारे में सोचे बिना ही गोली की रफ्तार से जोगिंदर की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन वही हुआ जो असल में होना था। लकी को बीच में ही ईगल गैंग ने रोक लिया था। नहीं नहीं, उसे मारने की जरूरत नहीं है। तुम में से कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। उसे देखने दो कि मैं उसकी पसंद के साथ उसकी आंखों के सामने क्या करने वाला हूं। जोगिंदर ने अपने लोगों से कहा जो उसे पकड़कर खड़े थे। उसकी बात सुनते ही उन लोगों ने लकी के लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन लकी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में कुछ लोगों ने उसे जकड़ा और फिर उसे घुमाकर उसके चेहरे को मोना और जोगिंदर की तरफ मोड़ दिया। लकी उनसे छूटना चाह रहा था, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जोगिंदर मोना के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो लकी के बर्दाश्त के बाहर था, या फिर उससे पहले ही मोना को बचाने के लिए कोई आने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की जान पर तब बनाई जब एक लड़का उसके सिर पर कुर्सी तोड़ने के लिए आगे आने लगा था, लेकिन इतने में वसीम बीच में आ गया और इस वजह से लकी का सिर बच गया था। पर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कर सकता था। उसका माथा गुस्से से भरा हुआ था और वो चाहता था कि वो जोगिंदर को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसने जोगिंदर को बड़ा समझाया, लेकिन जोगिंदर भी देख पा रहा था कि लकी के बस में कुछ नहीं था। इसलिए उसने मोना को अपनी तरफ खींच लिया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था। इधर लकी को ईगल गैंग के लड़कों ने पकड़ लिया था और वो ये सब लकी को दिखाना चाह रहे थे। मेरी जान, मैं आ रहा हूं मेरी जान। जोगिंदर ने बड़ी ही बेशर्म नजरों से मोना की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसके होठों के ऊपर अपनी उंगलियां फेरने लगा। लकी किसी भी पल में फट सकता था। जोगिंदर को उसके चेहरे पर यह बात साफ नजर आ रही थी और वो मन ही मन हंसे जा रहा था। वैसे भी जानता था कि वो अगले ही पल में लकी को खत्म कर देने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके बस में जितना था, वो जितना कर सकता था, उतना वो लकी को जलाने की कोशिश में लगा हुआ था। इधर जोगिंदर ने फिर से अपनी नजर मोना के गूदे हुए होंठों पर जमा ली थी और वो उसे बस चूमने ही वाला था। उसके होंठ मोना के होंठ से जाकर मिलते उससे पहले ही उसने मोना के कपड़ों में हाथ डालना शुरू कर दिया। उसकी ड्रेस में से होते हुए जोगिंदर के हाथ ना जाने कहां कहां पहुंचने वाले थे। यह सब देखकर इधर ईगल गैंग के लड़के उत्साहित हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। एक बार के लिए तो सब सहम गए और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज किस चीज की थी।
लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये गोली चलने की आवाज थी। पता नहीं ये आवाज कहां से आई, लेकिन वो जितनी भी तेज से आई थी उससे तो यही लग रहा था कि गोली आसपास से ही कहीं से चल रही थी। हर कोई सख्ते में आ गया था और इधर उधर देखने लगा था। एक अजीब से डर ने सभी को जकड़ लिया था। इतने में कुछ लोग जिन्होंने लकी को पकड़ रखा था वो अचानक से नीचे गिर गए। जोगिंदर ने देखा कि उनके माथे में किसी चीज की वजह से काले से निशान हो गए थे और उनमें से खून बहना शुरू हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया था। बॉस, अब क्या करें? किसी ने जोगिंदर को आवाज देते हुए पूछा। इनके पास तो बंदूक है बॉस। जैसे ही उन लोगों ने कुछ जमीन पर गिरे हुए मरे हुए लोगों को देखा तो उन्हें मानो सांप सूंघ गया था। वो सभी बुरी तरह से घबरा गए और छटपटाते हुए इधर उधर देखे जा रहे थे। उनमें से कुछ के पैरों ने तो भागने से पहले ही कांपना शुरू कर दिया। सबको इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोली आकर उनकी जान ले लेने वाली थी। इतने में रेस्टोरेंट के अंदर के ऊपर जितने भी शीशे लगे थे वो अचानक से फटने लग गए। उनमें से 8 परछाइयां बाहर निकल आईं। हरामखोरों, मेरी गैंग के ऊपर आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल लूंगा, जोगिंदर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि लकी के दल से कोई पहले ही ऊपर चला गया था और इसलिए वो चिल्लाते हुए बोला, भाई लोग, मार डालो इस सालों को, मारो। जो इसे मारेगा मैं उसे अपनी तरफ से 50,000 रुपए दूंगा। जोगिंदर ने कहा। अब वो किसी भी तरह से देर नहीं करना चाहता था। इधर जैसे ही वो काली परछाइयां नीचे जमीन पर आई तो उन्होंने एक झटके में 4 से 5 लोगों को नीचे गिरा दिया। कहने को तो वो 8 ही लोग थे, लेकिन वो 8 लोग भी 8 शेरों की तरह नजर आ रहे थे और वो सब मैदान में ऐसे चल रहे थे जैसे शिकार पर निकले हों। उनकी फुर्ती का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और जोगिंदर के आदमी उन सभी के सामने भेड़ से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने ईगल गैंग के लोगों की चीख निकलवानी शुरू कर दी। वो भीड़ में घुसे और थोड़ी ही देर बाद ईगल गैंग का कोई आदमी उस झुंड में से दरवाजे पर गिर रहा था तो कोई सीधा टेबल पर जाकर गिर रहा था। लेकिन उन 8 के मुकाबले कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। बहुत लोगों की जिंदगी का आज आखिरी दिन होने वाला था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 150 लोगों की गैंग में से सिर्फ 20 लोग ही खड़े नजर आ रहे थे। बाकी सब पूरे साहिब दरबार में इधर उधर छितरे पड़े थे। ऐसा नहीं था कि उन 20 लोगों ने उन 8 लोगों को अपने दम पर रोक लिया था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन 20 लोगों की बारी अब तक आई नहीं थी। इस बात को मान पाना सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो कुछ वो अभी अपनी आंख के सामने देख रहे थे वो सच्चाई थी। ईगल गैंग ने इससे पहले से बहुत लड़ाइयां लड़ी और यहां तक आने के लिए उन्होंने खून खराबे खूब किए थे, इसलिए वो आज दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग में से एक थे। लेकिन उन लोगों ने आज सिर्फ 8 लोगों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। सिर्फ 8 लोगों ने मिलकर सारी गैंग का सफाया कर दिया। किसी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये 8 लोग थे कौन और आए कहां से थे। जोगिंदर पर इतना समझ गया था कि वो 8 लोग लकी को बचाने के लिए आए थे और इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि अगर वो लकी की गर्दन पर चाकू रख देगा तो वो लोग रुक जाएंगे और ऐसे जोगिंदर के बाकी लोग बच जाएंगे। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो लकी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा पाता, उन 8 लोगों में से एक आदमी ने जोगिंदर के ऊपर ही हमला कर दिया। वो बहुत दर्द में चिल्लाया। उसकी चीख निकल चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके दोनों हाथ ही नीचे उतर गए थे और सिर्फ इतनी सी देर में ईगल गैंग के 150 से ज्यादा लोग नीचे गिरे पड़े थे। हमें माफ कर दीजिए लकी सर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सारे के सारे 8 लोग लकी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए थे और उन्होंने लकी से माफी मांगने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया था। वो सभी उस सेना के लोग थे जिस सेना ने लकी को ज्योति और दिगंबर से बचाया था। ये लकी की अपनी सेना थी जो सिर्फ तभी आती थी जब लकी की जान को खतरा होता था और इस बार भी इससे पहले कि लकी के साथ में ईगल गैंग कुछ करती, वो लोग वक्त रहते पहुंच गए थे। लकी इस बार उन्हें अपने साथ ही लेकर आया था और उसने उन्हें अंदर छिपा दिया था।
वो जानता था कि यहां कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। कोई बात नहीं, लकी ने शांति से कहा। उसे उसकी सेना के ऊपर पूरा भरोसा था और उसे मालूम था कि देर से ही सही, लेकिन वो लोग आराम से पहुंच जाने वाले थे। इतने में सब लोगों का ध्यान फिर से जोगिंदर के ऊपर चला गया, जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और मारे दर्द के बस चिल्लाए जा रहा था। उसकी आवाज में से उसकी सारी अकड़ ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गायब हो गई थी। लकी ने बाकी लोगों को अपने रास्ते से अलग हटाया और वो जोगिंदर की दिशा में आगे बढ़ने लगा। जैसे ही जोगिंदर ने देखा कि लकी उसकी तरफ आगे आ रहा था, तो उसके मुंह से चीख निकलनी बंद हो गई और वो चुप हो गया था। उसे बस बहुत घबराहट हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर से साफ झलक भी रही थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें गिरती साफ दिखाई पड़ रही थी। उसकी आंखों में अब बस लकी के लिए डर दिख रहा था। वो देख पा रहा था कि लकी एक ही पल में उसके लिए यमराज बन चुका था और वो उसकी जान लेने के लिए आगे आ रहा था। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई सर। मुझे माफ कर दो लकी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मोना मैडम को अपने साथ ले जा सकते हो, जहां चाहे ले जा सकते हो, वो आपकी है। बस आपकी। मैं तो आज से उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं यहां से दूर चला जाऊंगा लकी भाई। आप प्लीज मुझे बस जाने दो, मैं आपके आगे हाथ। जोगिंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान को संभालते हुए कहा। वो बैठे बैठे ही पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो चुका था। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि मोना को छोड़ दे। हरामखोर, तब तेरे कान में बात जा नहीं रही थी क्या? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हल्का सा नीचे झुकने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर गिर गए थे। लकी उन्हें पीछे किया और फिर जोगिंदर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, तुझे याद भी है कि अभी तू मुझसे क्या बोल रहा था? क्या बोला था तूने? क्या बनाने वाला था तू मुझे? कुत्ता? और क्या करवाने वाला था मुझसे? मुझे पूरे मैदान के चक्कर लगवाने वाला था। तू चाहता था कि मैं तेरे लिए भौंकूं? नहीं नहीं लकी भाई, नहीं। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको मैं कैसे कुत्ता बना सकता हूँ? मुझे सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लकी भाई। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और मैं तो आपके सामने कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके सामने भौंकने के लिए तैयार हूँ लकी भाई। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। जोगिंदर की आवाज तो पतली होनी शुरू हो गई थी, लेकिन साथ ही उसके हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद भी वो मैदान में नीचे अपने घुटनों पर आया और बड़ी मुश्किल से उसने जमीन पर अपने हाथ टिकाए और कुत्ता बनते हुए भौंकने लगा। भौ भौ भौ, देखो देखो, मैं ठीक से कर रहा हूं ना लकी भाई। भौ 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 भौ। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप बोल सकते हो, मैं बदल लूंगा लकी भाई। भौ 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 भौ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा लकी भाई। भौ भौ। जोगिंदर ने नीचे से ही लकी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वैसे अगर माफी मांगने पर मिल जाती तो ये दुनिया की कितनी आसान चीज हो जाती ना जोगिंदर। लकी ने कहा और अब उसके चेहरे पर ठीक वैसी ही मुस्कान चमक उठी थी जैसी मुस्कान कुछ देर पहले जोगिंदर के चेहरे पर थी। अगर वो उसे मारता तो लकी को मलाल नहीं होता, अगर वो उसके साथ कुछ करता तो उसे मलाल नहीं होता, लेकिन इतने लोगों के सामने उसने मोना के साथ जो घिनौनी हरकत की, उसके बाद से तो लकी का दिमाग खराब हो गया था और वो उसे इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं था। लकी ने अपने पास में रखी हुई कुर्सी उठाई और फिर उसे एक ही झटके में जोगिंदर के सिर पर दे मारा। जोगिंदर, जो कि अभी तक गिड़गिड़ाए हुए लकी से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, अब अचानक से शांत हो गया था और नीचे जमीन पर गिर गया। लकी ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जोगिंदर ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके सिर में से खून बहने लगा था और उसका मुंह किसी मरी हुई मछली की तरह खुला का खुला रह गया था। लकी भाई छोड़ दो ना मुझे, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता लकी भाई, प्लीज मुझे एक मौका और दो। बंदूक दो। लकी ने अपना हाथ उन लड़कों की तरफ बढ़ाते हुए कहा और उनमें से एक आदमी ने तुरंत लकी के हाथ में बंदूक थमा दी। लकी ने उसे लोड किया और फिर उसे जोगिंदर के माथे पर जाकर टिका दिया। मैं आपसे भीख मांगता हूं लकी भाई, हाथ जोड़ता हूं, आप बोलो तो तलवे चाट लेता हूं आपके। बस मुझे माफ कर दो लकी भाई, एक बार के लिए सही, लेकिन मुझे माफ कर दो। जोगिंदर दर्द के मारे चीखे जा रहा था। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी जिंदगी में इतना
किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया था, लेकिन लकी ने जवाब में उसे अपनी बंदूक की गोली दे दी थी। जोगिंदर के माथे पर वैसा ही काला निशान हो गया था जैसे बाकी आदमियों के सिर पर था। उसके सिर में से खून बहने लगा था और उसकी जिंदगी एक बार में ही खत्म हो चुकी थी। लकी ने उसे भी अपने रास्ते से साफ कर दिया। मोना भी सेफ थी। ईगल गैंग खत्म हो चुका था। अब कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की आंखों के सामने ही जोगिंदर ने मोना के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी थी। उसके हाथ मोना के कपड़े के अंदर जाने लगे थे और लकी से यह देखा नहीं जा रहा था। इतने में ना जाने कहां से गोलियां चलने की आवाज आई और अचानक से उन लड़कों के सिर में छेद हो गए जिन्होंने लकी को पकड़ा हुआ था। 8 शेर जैसी परछाइयां लकी को बचाने के लिए आगे आ गईं। उन सबने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। बाद में जब जोगिंदर ने लकी के आगे भीख मांगी और वो उनसे बचने की गुहार लगाने लगा, तब भी लकी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके माथे में एक गोली मार दी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना जोगिंदर कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो बहुत पछताओगे। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है, लकी ने कहा और फिर बंदूक वापस अपनी सेना के एक लड़के को दे दी। जब ईगल गैंग के बाकी लोगों ने देखा कि लकी ने उनके आका जोगिंदर को गोली मार दी तो उन सबकी जान हलक में आ गई। वसीम को हेलीकॉप्टर में ले जाओ अभी, लकी ने वसीम के आदमियों को आदेश देते हुए कहा और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। लकी सर, हमें इन लोगों का क्या करना है? उस टीम के एक आदमी ने लकी से पूछा। इनके इस ईगल गैंग को खत्म कर दो। इनके अलावा इन्हें यहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते तो छोड़ दो, लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी कुछ गलत करने की सोची भी तो तुम बेहतर जानते हो। लकी ने आगे कुछ नहीं कहा और अचानक से उसकी नजर मोना से जा मिली। उसने देखा कि मोना के चेहरे पर एक तरह की घबराहट थी। लकी समझ गया कि ये उसके ये कहने की वजह से हुई थी कि वो ईगल गैंग के लोगों को छोड़ देना चाहता था। लेकिन जब लकी ने उसे इस तरह से देखा तो उसने आगे कहा, तुम लोग टाइम टाइम पर दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की कंडीशन को चेक करते रहना, देखना कि कोई आदमी खड़ा होने की कोशिश शुरू ना कर दे। लकी ने कहा। वो उन्हें बंद नहीं करवाना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि वो लोग ऐसा कुछ ना करें जिससे लोगों को परेशानी हो। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़ा मोना, सॉरी, लकी ने मोना के पास जाते हुए कहा। वो अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मोना अब तक शांत हो चुकी थी। जब उसने देखा कि लकी ने उसे बचा लिया था तब वो लकी से और प्रभावित हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पावरफुल आदमी हो लकी। वसीम खुद तुम्हारे लिए काम करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट हो बस। नहीं मोना, पिछली बार स्कॉर्पियन ग्रुप का जिस आदमी ने सफाई किया था वो भी मैं ही था, लकी ने कहा। वो मोना को समझाना चाहता था कि उसने पिछली बार जो किया था वो एक अच्छी नीयत से किया था, लेकिन उसके किए की वजह से मोना को काफी नुकसान हुआ जो कि लकी को बर्दाश्त नहीं था। अच्छा, मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम प्लीज मेरी बातों को अपने दिल पर मत ले लेना। मैंने जो कुछ कहा था वो सब बस। मोना अभी तक उस आदमी को इसलिए दोष दिए जा रही थी क्योंकि उसे असल में मालूम नहीं था कि वो आदमी कौन है जिसने मोना को उसके साथी से जुदा कर दिया था। अब जब उसे पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि लकी था तो वो लकी के सिर पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। वो लकी की नीयत को अच्छी तरह से जान गई थी, समझ गई थी, और अब वो उसे और किसी चीज के लिए दोष नहीं देना चाहती थी। आखिरकार लकी ने साहिब दरबार को छोड़ दिया और वो सब लोगों को लेकर बाहर आ गया। मोना और शीना को उसने अपने साथ लिया और उन्हें होटल ब्लू मून ले गया। उस रात लकी भी वहां रुकने वाला था। अगले दिन लकी वसीम से मिलने के लिए सुबह जल्दी हॉस्पिटल चला गया। वहां पर उसे पता चला कि वसीम को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वो ज्यादा सीरियस नहीं था और वो जल्द ही ठीक हो जाने वाला था। बस उसे आराम करने की जरूरत थी। भले ही गर्वित और प्रीतम भी हॉस्पिटल में ही थे और राखी और पायल उनका ख्याल रख रही थी, लेकिन फिर भी वो अब और ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते थे। जहां तक बात मोना और शीना की थी तो वो दोनों अभी भी लकी के साथ में होटल ब्लू मून में ही रह रहे थे।
उनका घर पहले ही तोड़वा दिया गया था, इसलिए अब वो उसमें ना तो जा सकते थे और ना ही जाना चाहते थे। इधर लकी उस लड़की के लिए जो सासू माँ बनी थी, सबसे पहली जिंदा मुर्गी लेकर आया था और वो सीधा अपने घर पर ले गया। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के एंट्रेंस डोर में दाखिल होने ही वाला था, इतने में उसे रोशनी का फोन आया। हेलो हेलो लकी, थैंक यू। तुम हमें आखिरी बार शॉपिंग पर लेकर गए, उसके लिए सच में थैंक यू। आज मैं और कोयल तुम्हें कोल्ड कॉफी की ट्रीट देना चाहते हैं, क्या तुम हमसे मिलने के लिए आ सकते हो? जब लकी ने ये सब सुना तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। चलो, रोशनी का तो समझ आता है, उसे अपने आप में लकी से कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर जब से रोशनी और अमृत एक दूसरे के साथ आए थे, तब से लकी के लिए भी रोशनी एक जिम्मेदारी बन गई थी और वो उससे मिलने के लिए कभी ना कभी कहीं भी जा सकता था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कोयल इस बीच में कहां से आ गई। आज कौन से दिशा से सूरज उगाया था जिसकी वजह से कोयल खुद लकी को ट्रीट देने के लिए बुला रही थी। लकी जानता था कि कोयल की उसके प्रति जो नफरत थी, उससे किसी तरह की कोई कमी तो नहीं आई थी। तो फिर आज वो और क्या करने की सोच रही थी। लकी को रोशनी की बात सुनते ही उसके ऊपर शक होना शुरू हो गया। लेकिन अब क्योंकि लकी को सामने वालों ने इस तरह से बुला भी लिया था, तो वो मना नहीं कर सकता था और रोशनी को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आता हूं मैं, लकी ने कहा। ठीक है, तो फिर हम लोग रात को 8 बजे के आसपास मिलते हैं। मैं और कोयल तुम्हारा वहीं पर इंतजार करेंगे। रोशनी ने इतना भर कहा और फिर फोन काट दिया। कोयल उसके बगल में ही बैठी थी और जब उसने लकी का जवाब सुना तो उसे फिर से उदासी सी महसूस होने लगी। वो चाहती तो नहीं थी कि लकी आए, लेकिन अब जब लकी आ ही गया था तो उसके पास दुख मनाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिरी बार जब ये तीनों रात को शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गए थे तो उन्हें मोहित ने अंधेपन का नाटक करते हुए किडनैप कर लिया था और फिर ना जाने किस भले आदमी ने इन लोगों की जान बचाई। लेकिन इस अनजान आदमी में और लकी में उन्हें एक जुड़ाव महसूस नजर आ रहा था और दोनों इस बात की पुष्टि करने में लगे थे कि आखिर जिन्होंने उन्हें बचाया वो लकी तो नहीं था। कोयल और रोशनी दोनों के बीच में आज पहले ही इस बात पर समझौता हो गया था कि वो लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले थे और आज साथ ही वो इस चीज का भी पता लगाने वाले थे कि क्या लकी जानबूझकर उनसे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। असल में तो वो एक बहुत अमीर बाप का लड़का था, लेकिन इन दिनों तो कॉलेज में लकी वैसे ही दिख रहा था जैसा वो था। ना उसके कपड़े बदले और ना ही रहने का ढंग। आज भी वो खाना खाने के लिए कैंटीन में ही आता था और उसके अंदर ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिसे देखकर ऐसा लगे कि वो कोई अमीर आदमी था। रोशनी को लग रहा था कि अब जब लकी ने उसे अपने आप को इतना झुका कर रखा था तो उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं मिलने वाला था कि लकी अमीर था या नहीं। वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। इधर रोशनी के साथ में कोयल भी कंफ्यूज हुए जा रही थी। असल में वो जानना चाहती थी क्या सच में लकी ही वो इंसान था जिसने उस दिन उन दोनों की जान बचाई थी। रोशनी को भी ये शक खाए जा रहा था और इसलिए उन्होंने कुछ देर तक बात करने के बाद ये डिसाइड किया कि वो लोग लकी को ट्रीट देने के बहाने बुलाएंगे और उसे बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि लकी आखिर उनसे अपनी पहचान छुपा क्यों रहा है। जब जब वो पीछे बीती बातों को याद करने की कोशिश करते थे तो उन्हें देखते थे तो उन्हें यही लगता था कि लकी ही वो आदमी था जिन्होंने उसे बचाया था और उनका ये शक गहरा हो गया था कि लकी उनसे अपनी पहचान छुपा रहा था। लेकिन आज वो अपना ये शक दूर करके ही रहने वाले थे। अपनी शक्ल तो देखो, अभी तक तो तुम उससे मिली हो नहीं और अभी तक तुमने इस तरह से हंसना शुरू कर दिया। अगर तुम उसे असल में देख लोगी ना तो क्या हाल होगा तुम्हारा? रोशनी ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। मैं कहां हंस रही हूं? कोयल ने कहा। वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी कि वो हंस रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। रोशनी, तुझे पता है यार, क्या तुझे सच में लगता है कि लकी एक बहुत अमीर आदमी होगा और उसने उस दिन हमारी जान बचाई होगी? सच में? कोयल ने पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी भी उन लोगों के चेहरे के भाव को याद करती हूं जो कि उस दिन हमें बचाने के लिए आए थे। तो मुझे लगता है कि हो ना हो वो लकी ही था जिसने हमें बचाया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो शायद उस दिन हमें उस गाड़ी में वो लाल रंग का धागा मिलता ही नहीं। उसके बाद फिर जब हम लकी को उस तरह से गालियां दे रहे थे तब भी वो लोग हमें कैसे घूर कर देख रहे थे, याद है ना? रोशनी ने अपनी तरफ से बात रखते हुए कहा। हाँ, तो फिर आज हम उससे इस बारे में कैसे बात करने वाले हैं?
क्या हम उससे डायरेक्टली ही पूछ लें कि उसने हमें बचाया है कि लड़कों को भेजा? कैसे करेंगे? अरे कोयल, पागल है क्या तू? तुझे क्या लगता है ऐसे पूछना ठीक रहेगा? और तुझे इतनी जल्दी क्या है पूछने की? कहीं तुझे लकी पसंद तो नहीं आने लगा है ना? रोशनी ने धीरे से कोयल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कोयल को उसकी बात सुनकर हल्की सी शर्म आ गई थी और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। कैसी बात कर रही हो? कोयल ने कहा। तू कैसी बात कर रही है पगली लड़की? तुझे क्या लगता है तू उससे जाकर पूछेगी कि लकी तुम अमीर हो क्या, और वो कह देगा कि हाँ मैं अमीर हूं? ऐसा कैसे हो सकता है बेवकूफ? उल्टा वो ऐसे सवाल सुनने के बाद वहां से निकल जाएगा और उसके बाद फिर कभी हमें शक्ल भी नहीं दिखाएगा अपनी। हमें छिपकर उसकी पहचान का पता लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे तभी जाकर हम उसकी असलियत तक पहुंच पाएंगे, समझी? रोशनी ने कहा और कोयल की तरफ देखने लगी। भले ही अब कोयल अपनी तरफ से कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन रोशनी समझ गई थी कि उसने उसकी बात मान ली थी। चल अब एक और बात, सच सच बता, क्या तू लकी को पसंद करने लगी है? बता। रोशनी ने फिर से कोयल से पूछा, लेकिन इस बार सीरियस होकर। जब उसने देखा कि कोयल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सिर नीचे झुका लिया, तो रोशनी ने फिर से उसके कंधे पर हाथ फेरा और बोली, अरे बोल दे यार, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही अमित है, इसलिए मैं तेरे लकी को ना चुराने वाली नहीं हूं तुझसे। बोल दे। अगर वो वही आदमी है जिसने हमें बचाया है तो मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूं रोशनी। ऐसी कौन लड़की होगी जिसे अच्छे लड़के पसंद नहीं आएंगे? लेकिन अगर वो आदमी नहीं है ना, तो फिर अभी भी मेरी नजर में वो आदमी फटीचर का फटीचर ही है और हमेशा रहेगा। मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊंगी और ना ही उसे। कोयल बीच में ही कहते रुक गई। समझ सकती हूं मैं, तू काफी समझदार लड़की है यार। चल अब वापस हॉस्टल चलते हैं और थोड़ी देर में लकी से मिलने के लिए निकलेंगे। इतना भर कहने के बाद रोशनी और कोयल अपनी जगह से उठ गए और वो लोग सीधा अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या आज सच में लकी की असलियत से पर्दा उठ जाने वाला था, या फिर कोयल और रोशनी का ये प्लान भी फेल हो जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने आखिर में सब कुछ ठीक कर दिया था। जोगिंदर को ठिकाने लगाने और उसकी गैंग को खत्म करने के बाद में लकी वसीम को हॉस्पिटल पहुंचा चुका था और साथ में ही मोना को भी वो अपने साथ लेकर आ चुका था। इधर जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, इतने में रोशनी और कोयल ने उसे ट्रीट के लिए बुला लिया। लकी को उन दोनों की तरफ से इस तरह बुलाया जाना समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन रोशनी के बीच में होने की वजह से लकी मना नहीं कर सकता था और इसलिए उसने हाँ कर दी। लगभग शाम को 7:30 बजे लकी अपने कॉलेज से बाहर निकला और कॉफी शॉप पर जाने के लिए रवाना हो गया। जैसे वो वहां पहुंचने वाला था, इतने में उसे न्यू सिटी बैंक से शशिकांत का फोन आया। लकी सर नमस्ते, शशिकांत बात कर रहा हूँ। मैं आपके लिए वो 2 मंजिल अपार्टमेंट राजेंद्र नगर में मैंने खरीद लिया है। उसका टोटल वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। मेरी रुस्तम डांगी जी से भी बात हो गई है, उन्होंने सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी जो चीजें हैं वो आपको समझाने के लिए मैं आपके पास आने की सोच रहा था। तो अभी आप कहां पर है मुझे बताओ, मैं आपके पास आ जाता हूं। शशिकांत की आवाज सुनकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत उत्साहित हो गया था और लकी से मिलने के लिए वो बेताब हुए जा रहा था। शायद अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसने अपने दम पर पहली बार किसी के लिए खरीदी थी, इसलिए वो ऐसे पागल हुए जा रहा था। और ना सिर्फ उसे इस बात की खुशी थी कि उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, बल्कि उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि रुस्तम ने उसे 5 लाख का कमीशन दिया था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा शशिकांत जी, मैं थोड़ा बिजी हूं। अगर मैं आपसे थोड़े दिनों के बाद बात करूं तो मैं खुद ही आगे से आपसे मिलने के लिए चला आऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। वो ये सब सोच रहा था कि अब क्योंकि रुस्तम ने उसे इस मामले में डील नहीं करने दी थी, तो फिर बिजनेस के हिसाब से वो इसमें अभी रुस्तम को ही आगे रखना चाहता था। लेकिन शशिकांत को उसकी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी और जब भी लकी उसे अपने पास बुलाता वो भागा भागा जाने के लिए तैयार था। लकी ने फोन रखा और फिर कॉफी शॉप के अंदर दाखिल हो गया। लकी, यहां हम लोग इधर हैं, रोशनी ने लकी की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए कहा। इधर कोयल भी टेबल पर बैठी हुई थी और वो अपनी कॉफी पीना शुरू कर चुकी थी। वो लकी की तरफ तो नहीं देख रही थी, लेकिन उसके आने की खबर सुनते ही उसने अपने ग्लास को और थोड़ा जोर से पकड़ लिया। जल्दी से बैठो, हमने पहले ही तुम्हारे लिए ना हेजल नट मंगवा रखा है, तुम्हें अच्छी लगती है ना,
वो और क्या मंगवाऊं बोलो? रोशनी ने पूछा। वो बड़े प्यार से लकी से बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि लकी के होने की वजह से वो परेशान ना होने लगे। इसके अलावा भी रोशनी अपने दिल में ये बात नहीं मान रही थी कि लकी सच में एक अमीर आदमी था। ना मुझे हेजलनट चलेगी, काफी है, अच्छी लगती है मुझे, लकी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। और फिर अपने पास बैठी कोयल की तरफ देखते हुए समझ गया कि कोयल उसकी तरफ देखने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो अकेले ही कॉफी पिए जा रही थी। लकी ने अपने दिल में गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, अगर मुझसे मिलना ही नहीं था, मुझे देखना ही नहीं था, तो मुझे यहां बुलाया ही क्यों? लकी ऐसा सोच रहा था कि कोयल उसकी तरफ देख कैसे नहीं रही थी। वो खुद भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि कोयल लकी को पसंद नहीं करती थी और इसलिए उससे ये उम्मीद रखना कि वो उसकी तरफ देखे ये अपने आप में एक बेईमानी थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आज कोयल उसे क्यों नहीं देख रही थी। वो इसलिए कि लकी से नजर नहीं चुरा रही थी क्योंकि वो नर्वस थी, बल्कि इसलिए कि वो नजर चुरा रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। लकी को मालूम नहीं था, लेकिन कोयल दिल ही दिल में काफी नर्वस महसूस कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे अचानक से लकी पसंद ना आ जाए। अगर लकी को उसकी आंखों में नजर आ जाता कि वो उसे पसंद करने लगी थी, तो फिर ये कोयल के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देता। कोयल, लकी आ गया है, तू इसको हेलो क्यों नहीं बोल रही उस वक्त से? रोशनी ने कोयल के कान में फुसफुसाते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्लान कोयल की वजह से फेल हो जाए। अगर कोयल अपना ये एटीट्यूड रखती तो शायद आज अपना काम पूरा नहीं कर पाते वो लोग। अरे तुम आ गए? कोयल ने तुरंत अपना सिर उठाया और फिर लकी की तरफ देखने लगी। हालांकि लकी ने इसे थोड़ा सरप्राइज मान लिया था। वैसे तो कोयल अक्सर उसे घिन भरी नजरों से देखती थी, लेकिन आज वो बड़े प्यार से देख रही थी उसे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्म भी नजर आ रही थी। लकी ने अपना दिमाग साफ करने के लिए एक बार को तो अपना सिर झटका। इधर रोशनी और कोयल ने लकी का स्वागत किया और फिर स्वागत खत्म करने के बाद दोनों ही अपने काम में लग गई। लकी, तुमने हमें अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, थोड़ा सा हमें अपने परिवार के बारे में बताओ ना कुछ। रोशनी ने बात की शुरुआत करते हुए कहा। मेरा परिवार बहुत ही साधारण सा परिवार है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा हैं और दोनों ही खेती करते हैं। अपने घर से कॉलेज तक पढ़ाई करने आने वाला ना मैं पहला लड़का हूं, लकी ने बड़ी शांति से कहा। वो जानता था कि उसके लिए सवाल का जवाब देना कोई खास मुश्किल काम नहीं था और वो इसे आसानी से डील कर सकता था। ये झूठ बोल बोल कर उसका मन इतना पक्का हो गया था कि अब वो तो कभी कभी उसे यही लगता कि उसके घर वाले सच में खेती करते हैं। इसके अलावा गरीबी की परीक्षा में भी उसने इस तरह जवाब देना सीख लिया था। इधर रोशनी और कोयल उसका जवाब सुनने के बाद से एक दूसरे को घूरने लगे। कोयल ने तो एक बार के लिए लकी के दिए हुए जवाब को सच मान लिया, लेकिन रोशनी को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अभी आगे और बात करनी चाहिए। और इससे पहले कि कोयल अपनी जगह से उठ जाती, इतने में रोशनी ने उससे और सवाल पूछने के लिए कहा। वो इतना जल्दी लकी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो सवाल नहीं करती तो उसे और क्लू नहीं मिलते। मैंने देखा कि अभी बहुत दिनों से तुम कॉलेज नहीं आ रहे थे, क्या बात है, कहां चले गए थे? जब कोयल ने कोई सवाल नहीं किया तो खुद रोशनी ने ही उससे सवाल करते हुए कहा। हाँ, वो मैं काम करने के लिए बाहर गया हुआ था। तुमने तो अमित से सुना ही होगा ना, मुझे मेरा खर्च चलाने के लिए बाहर काम करना पड़ता है। अच्छा लकी, तुम्हें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ आइडिया है क्या? मैं और कोयल उसे जानने और समझने के लिए ना कब से परेशान हुए जा रही हूँ। क्या तुम इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझा सकते हो? रोशनी ने फिर से पूछा। नहीं यार, शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ाकू बच्चा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे इन सब चीजों के बारे में ना कोई अंदाजा नहीं है और हो भी कैसे सकता है। अब तुम सबको तो पता है कि मैं गार्डनिंग में स्पेशलिटी रखता हूं और मुझे पेड़ लगाना ज्यादा पसंद है, यू नो ना। लकी ने फिर से गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि मुकेश अंबानी के बेटे ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है? क्या तुम बता सकते हो कि अभी स्टॉक मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, या फिर तुम कभी लंदन गए हो, वहां के कुछ किस्से सुना सकते हो हमें? आगे चलकर भारत के कौन से सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, इसके बारे में कुछ पता हो तुम्हें शायद? रोशनी और कोयल धड़ाधड़ सवाल किए जा रहे थे और लकी उनके हर एक सवाल का बस एक ही जवाब देता था कि उसे पता नहीं, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता और उसे नहीं पता। इसके अलावा ना तो लकी को कुछ सूझ रहा था और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो इन सवालों को जानबूझकर टाल रहा था या उसे ना देने का नाटक कर रहा था। लकी और उसका परिवार देश का सबसे बड़ा परिवार था
और इसलिए उसके घर वाले खुद भी इस तरह के सवालों के जवाब देने से बचते थे। लकी ने भी ये आदत वहीं से सीखी थी। अब ये सब सुनकर कोयल और रोशनी का दिमाग खराब हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग लकी के पेट से बात उगलवाएं तो उगलवाएं कैसे। एक पल के लिए तो दोनों के मन में ये शक गहरा होने लगा कि उन्हें सच में कोई गलतफहमी हो गई थी और लकी कोई अमीर आदमी नहीं था, बल्कि एक गरीब लड़का था। वो तो उससे इस तरह के सवाल इसलिए कर रहे थे ताकि वो जान पाए कि लकी के पास इतना पैसा था और कितना नहीं था। उन्हें लगा कि अमीर लोग तो अक्सर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन लकी तो उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। अब भले ही रोशनी को यह जानकर धक्का लगा, लेकिन कोयल को अपने दिल में इस बात की तसल्ली हो गई कि अब उसे लकी से प्यार करने की कोई जरूरत नहीं थी। लकी, तुम्हें याद है कि जब हम लोग आखिरी बार रात को बाजार चले गए थे, तब तुम्हारे हाथ पर और कोयल के हाथ पर उस बूढ़ी औरत ने एक लाल रंग का धागा बांध दिया था, याद है? रोशनी को भी ये समझ आ रहा था कि वो लकी के सवाल के अलावा और कोई सवाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ये पूछ लिया। इधर रोशनी का ये सवाल सुनते ही कोयल की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। उन्हें याद हो आया था कि आखिर बार उन्हें गाड़ी में वो लाल धागा जरूर मिला था, लेकिन जब तक उन्हें इस बात की तसल्ली नहीं मिल जाती कि वो धागा और किसी का नहीं बल्कि लकी का और कोयल ही का था, तब तक वो लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे कि उनकी जान लकी नहीं बचाई थी। हाथ मिला तो था, तो उसमें क्या हो गया? लकी ने पूछा और वो धागा अपनी जेब से निकालकर उनकी टेबल पर रख दिया। जैसे ही रोशनी और कोयल ने उस धागे को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो दोनों ही मारे खुशी की उछल पड़ी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो जल्द ही लकी की पहचान पता लगाने में कामयाब हो जाने वाले थे। एक बार के लिए मुझे भी दिखाना, दो इधर। कोयल ने लकी के हाथ से वो धागा लिया और फिर उसे देखने लगी। उसे लगा कि ये वो लाल धागा था जो उसने उस वक्त उस ठेले पर देखा था। अच्छा, एक बात बताओ, ये धागा आपस में तो बंधा हुआ नहीं था और ना ही ये किसी के हाथ में बंधा हुआ था, तो ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि इसके खो जाने का खतरा बहुत ज्यादा था? क्या तुमने इसे खोया था या फिर तुम इसे कहीं से रखकर भूल गए थे? कोयल ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि लकी ने उस धागे को बहुत अच्छे से बांधा हुआ था। अगर ऐसे में लकी अपने मुंह से ये कहता कि उसने इस धागे को गाड़ी में गलती से छोड़ दिया था, तो उसके बाद कोयल और रोशनी को इस बात से कोई शक नहीं रह जाता कि लकी ही वो अमीर आदमी था जिसने रोशनी और कोयल को बचाया था, और साथ ही वो इस वक्त अपनी पहचान उन दोनों से छिपाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझसे ये खो। जैसे ही लकी ने सिर्फ इतना भर कहा, उसके बाद में उसे ऐसा लगा जैसे उससे कुछ कहने में गलती हो गई थी। उसे वो नहीं कहना चाहिए था जो वो कह रहा था। अचानक से उसके मन में सोचा, लकी को दाल काली लग रही थी और इसलिए वो बीच में ही रुक गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी पहचान उन्हें बता देता या फिर वो अपने आप को इन दोनों से बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी कॉफी शॉप में जाने के लिए तैयार हो गया था और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे शशिकांत का फोन आ गया था, लेकिन लकी ने शशिकांत को समझाया और उसने बाद में मिलने की बात करके वो अंदर चला गया। जैसे ही वो उन दोनों के सामने बैठा तो उन्होंने लकी के सामने अजीब अजीब से सवाल करने शुरू कर दिए। पहले तो लकी को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो लोग इस तरह सवाल क्यों कर रहे थे, लेकिन बाद में लकी समझ गया कि उनका ये सवाल करने का पीछे का पर्पस कुछ और था। पर्पस उसकी पहचान के बारे में जानने की कोशिश करना था। उनकी आंखों को देखते ही वो समझ गया था कि हो ना हो, लेकिन मामला यही था। फिर भी मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि मैंने लाल धागा कहां खो दिया था? लकी ने अपने आप से पूछा, और फिर उसे अचानक याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। उसने इस लाल धागे को गाड़ी की सीट पर रखा और बाद में उसके आदमियों ने उसे ढूंढ के उसके पास लाकर उसे दे दिया था। इसके बाद कोयल और बाकी लोगों को लेने के लिए वो कार गई थी। इस बारे में सोचते हुए लकी कोयल और रोशनी के इरादों को समझ गया था। वो जान गया था कि इस धागे का इस्तेमाल करते हुए दोनों सिर्फ और सिर्फ उसकी पहचान का पता करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन लकी ने जैसे ही कोयल की जलती हुई आंखों में देखा तो वो समझ गया कि अगर एक बार जब वे उसकी पहचान जान लेंगे तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लकी अपनी पहचान उनके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कहा,
पिछली बार मैंने कैफेटेरिया में खाना खाया तो मेरी जेब से ये लाल धागा गिर गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने इसे देख लिया, वरना गायब हो जाता ये। लकी ने बीच में ही बात को घुमाते हुए कहा। वो अब समझ चुका था कि रोशनी और कोयल उससे क्या चाह रहे थे और इसलिए वो उन्हें वो देना नहीं चाहता था जो वो हसरत लेकर बैठे हुए थे। कैफेटेरिया? रोशनी और कोयल ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गए, लेकिन कोयल ने फिर भी उसे मनाने में अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। उसने उसे मनाने की पूरी कोशिश की और बात को दूसरी तरह से रखते हुए बोली, पक्का तुमने उसी कैंटीन में गिराया था ना? मतलब तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने उसे वहीं पर गिराया था? हो सकता है वो तुमसे कहीं और गिर गया हो, याद करो। वो लकी से सीधा पूछना चाह रही थी कि क्या उसने उसे उस गाड़ी की सीट पर तो नहीं गिरा दिया था, लेकिन ये सुनते ही लकी समझ जाता कि वो उसे क्या कहना चाह रही थी, इसलिए वो लकी से ऐसा नहीं कह सकती थी। ओह हाँ, मुझे याद आया। लकी अब सच में कुछ सोचने लगा था और उसे सोचता हुआ देखकर फिर से रोशनी और कोयल की आंखों में चमक आ गई थी। क्या याद आया? कहाँ गिराया था? रोशनी और कोयल की आंखें चमक उठी। अरे गाड़ी में, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसका भी जोश अब बढ़ गया था। कौन सी गाड़ी में? कोयल ने लकी से भी ज्यादा जोश में आते हुए कहा, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो जोश में अपने होश खो रही थी। लकी के मुंह से वो बात निकलवा पाना इतना आसान भी नहीं था। गाड़ी मतलब बस मैंने बस में से शायद गिरा दिया था। वो क्या हुआ कि मैंने एक बूढ़ी दादी के लिए ना जगह बनाई और अपनी सीट से उठकर उन्हें बैठने के लिए जगह दे दी। इतने में मेरी जेब से ये गिर गया। फिर उस दादी ने मुझे याद दिलाया कि मेरी जेब से ये धागा नीचे गिर गया था। लकी ने उन्हें बेवकूफ बनाते हुए कहा। रोशनी और कोयल ने उसके मुंह से ये बात सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। अब उनके सब्र का बांध टूटने की कगार पर आ चुका था और वो दोनों ही जोर जोर से सांसें लेने लगी थीं। क्या हुआ तुम दोनों को? लकी ने हैरानी भरी नजरों से कोयल और रोशनी को देखा और पूछा। हालांकि उसे लगा कि वो उन दोनों के साथ में जो कर रहा था वो सही नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो कोयल के सामने अपनी पहचान का राज खुलने नहीं दे सकता था। कोई बात नहीं। लकी के कहने के बाद रोशनी ने अपने मूड को ठीक करने के लिए कहा। वो किसी रोलर कोस्टर पर बैठी थी, लेकिन उसने अपने आप को फिर से शांत किया और बोली, लकी इसके बारे में फिर से थोड़ा सोचो और ध्यान से थोड़ा सोचो ना प्लीज। तुमने इस धागे को कहीं और तो नहीं खो दिया था ना? अभी तुमने कहा कि ये तुम्हारी जेब से बस में गिर गया था, लेकिन क्या सच में ये सही में वहीं गिरा था या किसी और गाड़ी में गिर गया था? याद करो। वो जानता था कि उनके दिल में सबसे बड़ा सवाल था कि अगर उसने उस लाल धागे को उस गाड़ी में नहीं खोया था तो फिर उस लाल धागे का असली मालिक कौन था जो उस गाड़ी में उसे मिला था। उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों लड़कियों से पीछा छुड़वाने के लिए इस वक्त उसे एक पुख्ता जवाब ढूंढना होगा, वरना वो उसे कुरेदती ही रह जाएंगी, छोड़ेंगी नहीं। मुझे सच में याद नहीं है, मैंने शायद इसे 2 बार खो दिया था। मुझे याद है कि जिस दिन हम रात बाजार गए थे उस रात वहां पर कोई लोग आए थे जिन्होंने उस बूढ़ी औरत से वो लाल धागा खरीदा था, और मैं जब उसके स्टॉल से बाहर आया तो मैंने देखा कि जमीन पर कई लाल धागे नीचे गिरे हुए थे। लकी की बात सुनकर अब कोयल और रोशनी को भी उसकी बात पर थोड़ा सा विश्वास होना शुरू हो गया था। हालांकि उनका यह भ्रम टूटने जैसा तो था, लेकिन उनके पास में इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लकी सही कह रहा था। उस रात केवल उन दोनों लोगों ने ही लाल धागा नहीं खरीदा था, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा था। इसलिए अब उन्हें इस बात पर विश्वास होने लगा था कि जो लाल धागा उन्हें उस गाड़ी में मिला था, हो सकता था कि वो उस अमीर लड़के ने भी खरीदा हो और भीड़ में वो उस लड़के को नहीं देख पाई हो या उसके ऊपर उनका ध्यान ना गया हो। लेकिन जहां तक बात गाड़ी में लकी को गालियां देने की थी, तो उससे कार में बैठे लड़के के चेहरे में जो बदलाव आया था तो शायद वो लकी के नाम की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों जिस तरह की भाषा में बात कर रहे थे उस वजह से हुआ था। हो सकता है वो लकी का नाम ले रहे हो और लकी उन दोनों लड़कों का कोई दोस्त हो जिसके बारे में वो दोनों इस तरह की बातें किए जा रहे थे। शायद इस वजह से उन लड़कों के चेहरे का रंग बिगड़ गया था। एक दूसरे की आंखों में देखते ही कोयल और रोशनी इस बात को समझ गई कि वो दोनों एक ही बात सोच रही थी। अब इस वक्त कोयल और रोशनी पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि लकी वो लड़का नहीं था जिसने उस दिन उन्हें बचाया था।
लकी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में फटीचर के रूप में जाना जाता था और आज उसने ये सच भी साबित कर दिया कि उससे बड़ा फटीचर और कोई भी नहीं था। उन दोनों को इस बात पर हंसी आ रही थी कि वो दोनों इस फटीचर से मिलने के लिए इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए और वो भी इतने महंगे कपड़े पहनकर। उन्हें गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर नहीं निकाल सकती थी। जो हुआ था उनकी अपनी वजह से हुआ था। अच्छा रोशनी, जब वो मोहित तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपने साथ उठाकर ले गया उसके बाद तुम लोग कैसे बचे? क्या किया तुम लोगों ने? लकी ने बात घुमाने के लिए पूछा लेकिन उसका सवाल सुनते ही कोयल को गुस्सा आ गया। अब वो लकी को उन्हीं की नजरों में देखी जा रही थी जिस नजरों से वो उसे अक्सर देखा करती थी। हमसे पूछ रहे हो कि हमने क्या किया? उल्टा हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम वहां कहां चले गए थे उस वक्त। कोयल ने लकी की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा। मैं? लकी के पास सच में जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास में शब्द ही खत्म हो गए थे। वो ये नहीं कह सकता था कि उसने चुपके से उनकी मदद की और ना ही वो ये कह सकता था कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा लकी को अभी भी याद था कि कोयल ने खुद उसके सामने ये बात कही थी कि भले ही उसे कुछ हो जाए लेकिन उसका लकी से कोई लेना देना नहीं होगा और ना ही वो इस बात का दोष कभी लकी के माथे पर डालेगी। क्या मैं क्या कर रहे हो? तुम अगर उस वक्त कुछ लेते तो शायद आज तुम या हमारे सामने बैठ कर ना ऐसे ना करना नहीं पड़ता तुम्हें, समझे तुम? कोयल ने लकी की ओर देखा और आगे बोली। अमित ने तुम्हें हमें सेफ रखने के लिए कहा था और तुमने हमारे साथ क्या किया? सिवाय बातें करने के अलावा ना तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो। रोशनी वापस जाओ और अमित को बुला कर लेके आओ। और ये उसका ये दोस्त है ना लकी, एक नंबर का धब्बा है धब्बा। उसे ये बताओ इसके बस का कुछ नहीं है, ना ही कल ये कुछ कर पाया और ना ही आगे ये कुछ कर पाएगा। उसको जाकर बोलो कि उसे जल्द से जल्द इसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए ताकि भविष्य में ना ऐसा दोस्त होने की वजह से उसे कम से कम धोखा ना खाना पड़े। कोयल। रोशनी ने कोयल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने लकी की पहचान के बारे में गलत अनुमान लगाया था। वो लकी के बारे में जो कुछ सोच रहे थे वो गलत था। उसका लकी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए लकी के ऊपर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। लकी ने खुद आगे से उन्हें कभी बताया नहीं कि वो कितने बड़े परिवार से आता था, लेकिन फिर भी कोयल उसे जिस तरह से डांट रही थी वो तरीका बेहद गलत था। लकी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मैं कोयल के साथ रुकूंगी और थोड़ी देर बाद निकलूंगी। रोशनी ने कोयल की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लकी ने कहा। वो खुद भी यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहता था। कोयल बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी और लकी जानता था कि आने वाले वक्त में भी उसका और कोयल का ये रिश्ता ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह खेल की तरह चलने वाला था। इसलिए उसने फिर से अपने मन में सोचा कि वो आज के बाद कोयल से कभी मुलाकात नहीं करेगा। इधर कोयल ने भी लकी का वो लाल धागा नीचे फेंक दिया। लकी ने जैसे ही उसे देखा कि उसने धागा नीचे फेंक दिया था तो लकी ने तुरंत उसे उठा लिया और उसे उसके ऊपर लगी धूल को साफ करने लगा। वो लाल धागा कोयल ने भी बांधा था। लकी ने उसे चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी जेब में डाला और वहां से बाहर निकल आया। अगले 2 दिन उसकी जिंदगी में बहुत ही सुकून के साथ बीते। लकी को शशिकांत ने ही नहीं बल्कि उसके और 2 ब्रोकर ने बिल्डिंग के बारे में अच्छी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन फिर लकी उसके बारे में और भी गहराई से समझना चाहता था, इसलिए उसने उसके बारे में पढ़ना मुनासिब समझा। वो सिर्फ पढ़ने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि वो इस पूरे काम के बारे में रुस्तम डांगी से भी जानकारी लेने वाला था। इसके अलावा वो उससे राधिका के बारे में पूछ रहा था। रुस्तम ने उसे राधिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो दे दी, लेकिन फिर भी वो बहुत सीमित थी और उससे लकी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। उसके पास में अभी भी राधिका के बारे में जितनी जानकारी थी उससे राधिका को ढूंढ पाना मुश्किल था, लेकिन लकी ने अपना आपा नहीं खोया। वो जानता था कि रुस्तम जी जान से इस काम को करने में लगा था और इसलिए उसे इस वक्त सब्र रखने की जरूरत थी। अगर वो सब्र रख पाता तो उसका बहुत सारा काम आराम से हो जाता। उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बिना राधिका के उसके लिए हर दिन काटना भारी हो रहा था। वो जैसे तैसे लोगों से मिलजुल कर अपनी दोपहर तो गुजार लेता था, लेकिन शाम होते ही उसे राधिका की याद आने लगती। वो चाहता था कि राधिका जल्द से जल्द उसकी जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था?
क्या राधिका सच में दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आ पाएगी, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए लकी की जिंदगी से चली गई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी समझ चुका था कि रोशनी और कोयल उसे आज यहां बुलाकर उससे उसकी पहचान उगलवाने की पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन लकी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और उसने बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन उन दोनों को इस बात को मानने के लिए राजी कर लिया कि वो एक गरीब आदमी था। जैसे ही कोयल को इस बारे में पता चला तो उसने फिर से लकी के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि लकी की इसमें कोई गलती नहीं थी कि मोहित उन्हें धोखे से उठा कर ले गया, फिर भी कोयल ने उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इधर लकी भी वहां से उठकर आ गया। उसकी जिंदगी में अब थोड़ी बेहतरी आ गई थी, लेकिन उसे हर वक्त राधिका की कमी खल रही थी। वो जान पा रहा था कि राधिका का जाने का उसके लिए हर पल कितना भारी हो रहा होगा, और वो इसलिए जल्द से जल्द ये चाहता था कि राधिका फिर से उसके पास आ जाए। अक्सर रातों को लकी राधिका को याद करते काफी निराश हो जाता था, लेकिन इस वक्त उसके पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात होती थी कि उसे शांति बनाए रखनी होगी। अगर वो इस वक्त को आराम से काट सकता था तो वो अपनी जिंदगी के किसी भी दौर को आसानी से काट सकता था। 2 दिन तक इसी तरह से चलने के बाद तीसरे दिन लकी के पास में उस अपार्टमेंट के बारे में काफी सारी जानकारी आ गई जो उसने राजेंद्र नगर में खरीदा था। लकी ने सोचा कि जब बिल्डिंग को वो खरीद ही रहा था तो उसे एक बार में पढ़ना चाहिए, और जो जानकारी उसे पढ़कर नहीं मिल पा रही थी उसे वो वहां जाकर इकट्ठा कर लेना चाहता था। इसलिए लकी ने अपनी गाड़ी निकाली और वो राजेंद्र नगर उस बिल्डिंग के पहले माले पर बने ऑफिस में पहुंचा। लकी ने इंटरनेट पर से जाना था कि उस बिल्डिंग से जुड़ी कई बाकी सारी जानकारियां उसे यहां मिल सकती थी। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत आपस में बात कर रहे थे। अब लकी तो यहाँ काम से आया था और उस टेबल पर जाकर उसे बात करनी थी, लेकिन वो देख पा रहा था कि दोनों लड़का लड़की अपना काम छोड़कर एक दूसरे से बात करने में लगे थे। लकी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और इसलिए उसने अपनी भौहें थोड़ी सी तान ली। अगर यहां पर इस तरह का माहौल था तो इस हिसाब से तो लकी को बिल्डिंग भी ठीक नहीं लग रही थी। लकी ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नाटक में खांसने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने ही लकी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लकी ने फिर से एक बार और खांसा, तब जाकर दोनों का ध्यान लकी की तरफ गया। हेलो, क्या आपको घर किराए पर लेना है? उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके बाल छोटे थे और वो सिर्फ उसके गालों तक ही आते थे। उसने लकी को देखते ही अपने बैठने का सलीका ठीक कर लिया और इधर जो आदमी उसके पास खड़ा था उसने अपने नाखून खाने शुरू कर दिए। वो ना तो वहां खड़ा होकर कोई काम कर रहा था और ना ही वो लकी की तरफ देख रहा था। उसे देखकर लकी को ऐसा लग रहा था कि वो वैसा ही था जैसा वो अपने घर में रहा करता था, वैसा वो यहां भी बन कर आया था। हेलो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। आप दोनों को देखकर लगा कि आप दोनों काफी बिजी हैं, तो मुझे लगा कि इस ऑफिस में सच में काफी काम होगा। लेकिन आप सही सोच रही हैं, मुझे दरअसल एक जगह की जरूरत थी, लेकिन मेरा बजट सिर्फ 3,000 रुपए का है, तो क्या उसमें कुछ हो सकता है? लकी ने बड़े प्यार से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही लकी ने इतना भर कहा उसके बाद उस लड़की ने अपनी नजर अपनी फोन में गड़ा ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लकी ने जो कहा था उसके ऊपर उस लड़की का ध्यान नहीं गया। एक बार अपनी शक्ल तो देखो, इतना कम पैसा और यहां तुम्हें ऑफिस चाहिए, तुम गलत जगह आ गए हो, उस छोटे बालों वाली लड़की ने उसे समझाते हुए कहा। फिर उसने अपनी तरफ से एक छोटा सा इश्तिहार लकी की दिशा में आगे बढ़ा दिया और फिर से अपने फोन में कुछ देखने लगी। लकी ने अपने मन में गहरी सांस लेते हुए सोचा कि इश्तिहार उन लोगों को दिया जाता था जिन्हें कम समय में ज्यादा जानकारी देनी हो, लेकिन यहां पर तो लकी उनके सामने ही खड़ा था। अब ऐसे में वो रिसेप्शन पर बैठी थी तो उनका ये काम होना चाहिए कि वो लकी की जो जरूरत थी उसके हिसाब से उसे चीजें दिखाएं। वो दोनों तो उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखने को राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी लकी ने जैसे ही उस टेबल पर वो इश्तिहार उठाया उसे लगा कि उसमें जितनी भी जानकारियां थी वो अपने आप में काफी थी और उसमें जानकारियों के साथ में फोटो भी लगे थे। लकी ने उसे देखा और फिर उसमें एक बिल्डिंग को चूज कर लिया। अब लकी ने बस इतना कहा,
वो उस लड़की को अपनी पसंद की हुई चीज के बारे में बताने वाला था, लेकिन इतने में उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। यह आवाज पीछे के दरवाजे से आई थी। हेलो, क्या आप यहाँ पर घर रेंट पर लेने के लिए आए हैं? उस लड़की ने कहा। लकी ने देखा कि वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो दरवाजे से अंदर चली आ रही थी। उसने जीन्स पहनी थी और उसके ऊपर उसने ढीला सा शर्ट पहन रखा था। उस लड़की का माथा पसीने की वजह से चमक रहा था और उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। लकी ने उस लड़की को देखा और उस लड़की ने लकी को देखा और फिर रिसेप्शन पर आकर खड़ी हो गई। फिर उस छोटे बालों वाली लड़की ने उससे पूछा, हेलो, क्या आप यहाँ घर देखने के लिए आई हो? मैं यहाँ पर कैसे घर रेंट पर ले सकती हूँ? मेरे पास आईडी है और मैं अपनी आईडी दे सकती हूँ। लकी ने देखा कि वो लड़की शायद पहली बार इस तरह घर किराए पर लेने के लिए आई थी और इसलिए उसे देखते ही लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी समझ गया था कि इस लड़की को दुनियादारी की ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही कभी इससे पहले किसी घर को उसने किराए पर लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आते ही अपना आईडी कार्ड दिखाने की बात नहीं करती। आपको क्या लेना है मैडम? क्या सच में आप कोई घर रेंट के बारे में सोच रही हैं? उस छोटे बालों वाली लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो उसे देखकर इतना ज्यादा चिढ़ गई थी कि इतना तो वो शायद लकी को देखकर भी नहीं चिढ़ी। वो लड़का जो उस छोटे बालों वाली लड़की के पास में खड़ा था वो उसे देखे जा रहा था। अगर वो छोटे बालों वाली लड़की उसे चिकौटी नहीं काटती तो शायद वो आदमी उस लड़की को देखना बंद नहीं करता और थोड़ी देर बाद वो उसे अपने नाम तक के बारे में बता देता। आपको जो चाहिए आप इस ब्रोशर में देख सकती हो। आप देखकर मुझे बता दो कि आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। उस लड़की ने उसके सामने वाली इश्तिहार बढ़ा दी। अच्छा, उस लड़की ने कहा और फिर वो इश्तिहार ले लिया। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। इतने में लकी ने बीच में मौका देखते हुए कहा और उस पर उंगली रखते हुए उसे उस छोटे बालों वाली लड़की की तरफ बढ़ा दिया। इस घर में 3 कमरे हैं और 2 लिविंग रूम हैं और एक गार्ड रूम भी है। इसका किराया 10,000 रुपए प्रति महीना है। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, किराया और डिपॉजिट ले आइए, मैं कल से आपको ये दिलवा दूंगी। उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर उससे उसका आईडी कार्ड मांगने लगी। अच्छा, वैसे क्या आप मुझे घर दिखाने वाली नहीं है? लकी ने उससे पूछा। उस लड़की ने उस तरह के बर्ताव के बाद लकी को वो लड़की और कम पसंद आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे इस तरह बात क्यों कर रही थी। अरे, ब्रोशर पर साफ साफ लिखा है ना, आपको दिख नहीं रहा क्या? चलो, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है कि घर तभी दिखाया जाएगा जब ओनर उसे फाइनल कर देगा। उस लड़की ने कहा। उस लड़की को तो अपने व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रही थी। उसके हिसाब से तो वो जो कर रही थी सही कर रही थी। अरे, पर मैं ऐसे कैसे बिना देखे फाइनल कर सकता हूं? घर ले रहा हूं, एक बार के लिए तो देखना पड़ेगा ना। लकी ने उस लड़की के ऊपर थोड़ा सा झेपते हुए कहा। इस पर शायद उस लड़की को गुस्सा आ गया और उसने दराज में से चाबी निकाली और लकी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो चाबी और खुद ही देख लो। अरे, ये क्या बात हुई कि आप मुझे घर दिखाने के लिए नहीं आने वाली हो? लकी को भी उसका इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों लोग उससे इस तरह अकड़ कर क्यों बात कर रहे थे। अरे, इसमें साफ साफ लिखा भी है, आपको समझ नहीं आ रहा? अब जब मैं आपको चाबी दे रही हूं तो भी आप नाटक कर रहे हो। आपको देखना है तो ताला खोलो और जाकर देख लो, बात खत्म। उस लड़की ने कहा और फिर अपने फोन में देखने लगी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस लड़की से आगे कहे तो क्या कहे। उस लड़की ने उसका मुंह ही बंद करवा दिया था। उन दोनों को इस बात से कोई डर नहीं लग रहा था कि कल को कोई भी इस तरह से चाबी लेकर घर खोलकर वहां किसी तरह का कोई नुकसान कर देता, और अगर ऐसा होता तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती। अब लकी के लिए ये चिंता का विषय हो चुका था। वो ऐसी जगह पर ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को नहीं बैठा सकता था, वरना उसका धंधा खराब हो सकता था। ठीक है, तो ये लो मेरा आईडी कार्ड और ये रहे पैसे। लकी ने उसकी दिशा में कार्ड बढ़ाते हुए कहा। वो यहाँ पर वैसे भी प्रॉब्लम ही देखने के लिए आया था और उसे आखिरकार प्रॉब्लम दिखाई देने लगी थी। वो देख पा रहा था कि ये लड़की ठीक नहीं थी और इसके पास में खड़ा ये लड़का तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे ये वाला पसंद आया है। इधर उस लड़की ने भी अपने लिए एक घर पसंद कर लिया। फिर उसने उस छोटे बालों वाली लड़की को
अपनी पसंद दिखा दी। लकी ने देखा कि उस लड़की ने भी वही घर पसंद किया जो उसे पसंद था। अच्छा, तो आप भी इसी घर में रहना चाहती है? 1 मिनट मुझे देखने दीजिए, उस लड़की ने कहा। उसने देखा कि लकी ने वो घर पहले ही अपने लिए पसंद कर लिया था। जैसे उस लड़की को ये बात पता चली तो उसने फिर से अपना इरादा बदला और अपने लिए कोई दूसरा घर देखने लगी। ठीक इसी वक्त एक लंबा चौड़ा सा लड़का उस ऑफिस में दाखिल हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। उसने एक नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था और उसके नीचे उसके काले रंग की पैंट थी। वो काफी अच्छा दिख रहा था। मैनेजर सर। अरे रोहित सर बोलो। हेलो। तभी वो दोनों लड़कों और लड़की अपनी जगह पर से उस आदमी को ग्रीट करने के लिए खड़े हो गए। उस लड़के का नाम रोहित जोशी था और वो यहाँ का मैनेजर था। रोहित जोशी भी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर जब रोहित की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। हेलो, क्या आप यहाँ पर घर रेंट पर लेने आई हैं? रोहित उस लड़की के पास आया और उसने आते ही उससे पूछा। जब उसने उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान देखी और उसे अपने पास से देखा तो उसे लगा कि वो काफी खूबसूरत थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, मुझे ये वाला घर पसंद आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने वो घर पहले ही पसंद कर लिया है, तो इसलिए मुझे कोई नया घर पसंद करना पड़ेगा, उस लड़की ने कहा। ओह, ऐसी बात है। रोहित ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे कोनों में ले गया। भाई, मैं तुम्हें इस बजट में इस वाले से भी अच्छा घर दिलवा दूंगा, ये वाला इस लड़की के पास रहने दो ना, रोहित ने कहा। लेकिन वो जानता नहीं था कि वो बात किससे कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब रोहित को लकी के बारे में पता चलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की जिंदगी में जब सब ठीक चल रहा था तो वो अपने नए बिजनेस को देखने के लिए राजेंद्र नगर चला गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा और रिसेप्शन पर जाकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। लकी को यह बात बहुत बुरी लग गई, लेकिन इस बीच उसने अपने लिए एक घर पसंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद वहां दूसरी लड़की आई और उसने भी अपने लिए वो घर पसंद कर लिया जो लकी को पसंद था। अब ये बात जब मैनेजर रोहित जोशी को पता चली तो वो लकी को एक कोने में ले गया और उससे मकान छोड़ने की बात करने लगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लकी ने जो घर पसंद किया था उसका प्राइस फिक्स था। यहाँ पर हर घर का प्राइस फिक्स था और वो आदमी लकी को एक ऐसा घर दे रहा था जिसका प्राइस कुछ और था, लेकिन वो उसे दे कुछ और रहा था और पैसे कुछ और ले रहा था। यानी कि वो उससे कुछ ऊपर पैसा लेने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इधर जब उसने सोच ही लिया था कि वो ये घर उस लड़की को दे देगा तो फिर लकी ने रोहित से ज्यादा जिद नहीं की। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर आपके लिए अपना ये घर छोड़ने को राजी हो गए हैं, आप इनसे ये घर ले सकती हैं। रोहित ने लकी को पीछे छोड़ा और फिर लड़की के पास जाकर बोला, अरे वाह, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की बार बार लकी को शुक्रिया अदा कर रही थी। कभी वो लकी को भी कभी मैनेजर को थैंक यू बोल रही थी। वो देख पा रही थी कि उसे घर दिलवाने में जो हाथ था वो रोहित का था और इसलिए उसे रोहित ज्यादा ठीक लगने लगा था। हेलो, ये मेरी आईडी है। और कितना पैसा बताया आपने? उस लड़की ने पूछा। फिर उस रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे पैसा बताया तो उसने अपने पर्स की जेब में हाथ डाला और पैसा निकालने लगी। इतने में रोहित बीच में आया और उसने आते ही कहा, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इतना जल्दी पैसा क्यों दे रही हो? पहले तो मैं तुम्हें घर दिखा कर लाता हूं, उसके बाद तुम देखकर ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हें घर पसंद आ भी रहा है या नहीं। अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम पैसा दे सकती हो, रोहित ने उस लड़की को समझाते हुए कहा। और उसकी बात सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही थी कि रोहित उसका इतना ध्यान रख रहा था। वो देख पा रही थी कि रोहित को सच में उसकी बहुत परवाह थी। ठीक है, चलो, उस लड़की ने कहा। चलो चलते हैं, रोहित ने कहा। और फिर दोनों लोग वहां से घर देखने के लिए निकल गए। इधर लकी उन दोनों को बस जाते हुए देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मैनेजर ऐसी कोई हरकत कैसे कर सकता था। उसे एक पल के लिए भी समझ नहीं आ रहा था।
वो देख पा रहा था कि मैनेजर काफी खतरनाक आदमी था। उसकी सिर्फ जुबान ही मीठी थी, पर वो आदमी अंदर से छुरी की तरह तेज था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लकी को कोई धोखा हो रहा था। लकी ने उस रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा कि वो उसे घर दिखाने के लिए अलग से क्यों लेकर गया था, जबकि लकी खुद भी घर देखने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो उस लड़की ने अपना मुंह चढ़ा लिया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात के जवाब में कहा, वो एक लड़की है, इसलिए तुम एक आदमी हो और एक आदमी अपने आप घर किराए पर ले सकता है, लेकिन एक लड़की घर को किराए पर नहीं ले सकती क्योंकि वो मां बनती है। लकी ने आज तक ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा जो इस तरह की बात करती हो। यह उसके वर्क एथिक्स के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बात कर रही थी। अब लकी उस लड़की से बात करते हुए थक चुका था और वो उससे आगे और कोई बात नहीं करना चाहता था, और इसलिए उसने दूसरे मकान की चाबी ली और वहां से मकान देखने के लिए सीढ़ियों की तरफ ऊपर चला गया। जब उस लड़की ने देखा कि लकी वहां से निकल गया, तो उस लड़की ने अपने पास खड़े लड़के की कमर में चिकोटी काट ली। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अरे रे, क्या कर रही हो? उस आदमी को सच में बहुत जोर से चिकोटी काटी गई थी। अच्छा, क्या कर रही हूं? बताओ जरा कि क्या कर रही हूं? उस लड़की को देखकर तो तुम्हारी आंखें तो बाहर ही आ गई थी, बहुत जीभ लपलपा रही थी। उस लड़की ने गुस्से में उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, अरे बाबा, मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई। तुम तो जानती हो ना, मेरी जिंदगी में मैंने आज तक तुमसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। मेरे लिए तो सुंदरता की मूर्त तो तुम ही हो। नाराज मत होना यार प्लीज। उस आदमी के चेहरे के भाव एकदम शांत हो गए थे और वो बड़े प्यार से उस लड़की से बात कर रहा था। भाड़ में जाओ, ये सब बकवास ना तुम जाकर अपनी बीवी को सुनाना। मेरे पास ये सब कहने की जरूरत नहीं, समझे? उस छोटे बालों वाली लड़की ने कहा। अरे मेरी जान, मैं कह तो रहा हूं कि मैंने अपनी गलती मान ली। मुझसे गलती हुई है, मान तो रहा हूं। अब और कहो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? और फिर तुमने देखा ना, वैसे भी उस लड़की को तो रोहित अपने साथ उठाकर ले गया। अब तुम्हें क्या लगता है मैं मैनेजर रोहित के सामने टिक पाऊंगा? मेरा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उस लड़के ने इतना भर कहा और उसके बाद उस लड़के की बात सुनकर वो शांत हो गई और गहरे सोच में पड़ गई। वो यहाँ इस बिल्डिंग में, इस ऑफिस में काम करते हुए 3 सालों हो गए थे उसे, इसलिए उसे रोहित का व्यवहार समझ में आने लगा था। भले ही रोहित दिखने में शांत आदमी नजर आता था और उसे देखकर ऐसा लगता था कि न सिर्फ वो सुंदर था बल्कि वो सबसे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन अंदर से वो लड़की रोहित को जानती थी। वो एक नंबर का ठरकी आदमी था और वो हर नई लड़की को टारगेट करने की कोशिश करता था, चाहे वो कोई कस्टमर हो या फिर कोई एम्प्लॉय। उन्हें वो कभी छोड़ता नहीं था। लेकिन जब उसने ये सब काम करने की शुरुआत की थी, तब उसके लिए ये भी बहुत बड़ा कंपटीशन था, इसलिए उसने यहां आकर अपना यह काम शुरू कर दिया। वो लड़कियों को किराए के मकान दिखाने के बहाने उन्हें फंसाने की हमेशा कोशिश में लगा रहता। लेकिन एक बार जब उस लड़की को विश्वास हो जाता और रोहित के ऊपर वो विश्वास करने लगती, तो वो फिर रोहित उससे रिश्ता बनाने की शुरुआत कर देता। और अक्सर ऐसा होता कि वो लड़की खुद भी रोहित के साथ रिश्ते में आने के लिए तैयार हो जाती, और जब वो मकान खाली करके चली जाती तो रोहित अपना निशाना किसी और के ऊपर साधने की तैयारी करने लगता। उसके लिए अब ये सब काम का हिस्सा हो गया था। अब यहाँ इस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ये एक ऐसा राज था जो सब लोगों की नजरों के सामने था और खुद रोहित को भी मालूम था कि सब लोग उसके इस राज के बारे में, डार्लिंग तुम कितनी सुंदर हो, आओ मैं तुम्हें गले लगा लेता हूं, उस आदमी ने उस छोटे बालों वाली लड़की से कहा और अपनी बाहों में उसे खींचने लगा। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रोहित की इन हरकतों के बारे में ऊपर वाले लोगों को कब पता चलेगा? जब उस छोटे बालों वाली लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अब यार इसका मैं जवाब कैसे दे सकता हूं, तुम्हें तो खुद ही कुछ पता है। इसके बारे में 3 सालों से तुम यहां काम कर रही हो और अब तुमसे थोड़ी कुछ छिपा हुआ है। और वैसे भी पिछले 5 से 6 सालों में इस बिल्डिंग के बॉस बदलते जा रहे हैं और रोहित तब से इस काम में लगा हुआ है, लेकिन आज तक रोहित की इस हरकत के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी और ना ही किसी ने पुलिस को बुलाया है। उस लड़के ने कहा, तुम अभी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो ना? लड़की ने उसकी आंखों को पढ़ लिया था और वो उसे देखते ही समझ गई कि उसका ध्यान वहां पर नहीं था जहां पर होना चाहिए था। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? उसका तो मैं कब का बात नहीं कर रहा, मैं भूल चुका हूं उसे।
और अब ये सब कैसे वो कर रही हो तुम बात? उस लड़के ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मस्का चढ़ा ली थी। उसके बाद उस आदमी ने उस लड़की के गालों पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, वैसे भी इस पूरे दिल्ली में आप जैसी लड़की तो ना कोई है और ना कोई हो सकती है। तुम्हें तो बस बकवास करना आता है, इसके अलावा और कुछ सोचना है तुम्हें? चलो एक और बात बताओ कि किसका फिगर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा या अपनी बीवी का? अरे तुम्हारा बेबी तुम्हारा, इसमें पूछने वाली कोई बात है? और तुम्हें विश्वास नहीं होता है ना, तो चलो मैं अपनी नजर से दिखाता हूं कि तुम्हारा फिगर कितना अच्छा है, उस लड़के ने कहा। और ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर लकी भी अपना मकान देखने के लिए तब तक पहुंच चुका था। वो अपने किराए के कमरे के सामने खड़ा था और उस दरवाजे में चाबी लगाने वाला था। जैसे ही उसने चाबी लगाई, उसकी नजर पड़ोस के दरवाजे पर चली गई। वो दरवाजा खुला हुआ था और वहां से कोई लड़की उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसका चेहरा काफी सुंदर था, उसके बाल काले और चमकदार और उसकी आंखों में काफी उमंग नजर आ रही थी। उसे देखकर ही लकी को एहसास हो रहा था कि वो अपने आप में काफी समक्ष और समझदार थी। अगर लकी उसे अच्छे से देखता तो वो उसे पहचान जाता। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कोयल की आंटी कश्मीरा थी। लगता है तुम नए किराएदार आए हो, मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो देखने के लिए बाहर आ गई। हेलो, मेरा नाम कश्मीरा है। कश्मीरा लकी के पास आकर खड़ी हो गई और उसने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम लकी है। लकी ने भी जल्दबाजी में उसे ग्रीट किया। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई स्टूडेंट हो। जब मैं भी पढ़ाई खत्म करके बाहर आई थी तो मैं हमेशा के लिए ना अपने काम के बारे में चिंता करती रहती थी, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे तो अभी ढेर सारा जीवन पड़ा है और जल्दी तुम्हें कोई ना कोई तो नौकरी मिल ही जाएगी। अच्छा हाँ, क्या तुम पहली बार यहाँ घर रेंट पर ले रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, यहाँ का बिस्तर और यहाँ की बाथरूम का टॉवेल इस्तेमाल मत करना, काफी खराब है। कश्मीरा ने कहा और कहती ही रह गई। वो बोल चुकी थी और उसे खुद याद नहीं था। लकी के पास उसकी बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए चुपचाप वो उसकी बातें सुन रहा था। जब काफी देर तक कश्मीरा बोलती जा रही थी तो उसने आखिर कहा, चलो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब तुम अंदर जाओ और जाकर अपना कमरा देख लो। अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगी। कश्मीरा ने कहा और अपने कमरे के अंदर चली गई। लकी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। भले ही आज उसका घर लेना सिर्फ एक बहाना था, लेकिन फिर भी वो इसी बहाने एक बहुत ही अच्छी, समझदार, दिल की सच्ची और प्यारी पड़ोसन से मिल लिया था। कश्मीरा को देखकर लग रहा था कि वो जिंदगी में कभी भी उदास होती ही नहीं होगी, हमेशा खुश रहती होगी। लकी घर के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर की चीजें देखने लगा। घर की हालत काफी ठीक थी, लेकिन वो जानना चाहता था कि इस रोहित के साथ दिक्कत क्या थी। अब लकी रोहित के साथ आगे क्या करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने अपने लिए जो घर चुना था वो घर रोहित ने उस लड़की को दिलवा दिया था। उसने लकी को उससे बढ़िया घर का बोलकर उसे किसी दूसरे घर में भेज दिया। इधर लकी समझ पा रहा था कि रोहित अच्छा आदमी नहीं था और लड़कियों को देखकर उसकी नीयत और ज्यादा फिसल जाती थी। यही बात रोहित के बारे में वो लड़की और वो लड़का भी कर रहे थे जो वहां रिसेप्शन पर खड़े हुए थे। भले ही वो खुद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग रोहित को गालियां दिए जा रहे थे। इधर लकी भी अपने घर को देखने के लिए ऊपर आया और कश्मीरा से मिलने के बाद वो अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा वो घर काफी अच्छा था, लेकिन इस रोहित के नाम के आदमी में कुछ दिक्कत थी। उसे लग रहा था ये सिर्फ रोहित की ही नहीं बल्कि यहाँ के बाकी मैनेजर्स की भी दिक्कत हो सकती थी। उसे लगा कि यहाँ कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था। अब लकी को लग रहा था कि अगर वो लोग नियम का पालन करना ठीक से नहीं करेंगे तो शायद उनके घरों का उद्धार नहीं होने वाला था। इस वक्त उस कमरे में जिसमें रोहित उस लड़की को ले गया था, उसमें से कुछ आवाज आ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर रोहित, अगर आप नहीं होते तो मैं अभी तक ना जाने क्या कर चुकी होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सारी चीजें अकेले मैनेज कैसे कर पाऊंगी।
उस लड़की ने रोहित का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा। रोहित ही उसे अपने साथ कमरे में लेकर आ गया था और उसने ही उसे घर दिलाने की सारी प्रॉमिसेस को पूरा करने में उसकी मदद की थी। उसने तो उस लड़की की घर को साफ करने तक में मदद कर दी थी। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है। और मुझे ये मैनेजर रोहित बुलाना बंद करो। तुम सिर्फ मुझे रोहित बुला सकती हो ना। और आज अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो सीधा मुझे मैसेज कर दिया करो या फिर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। रोहित ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लड़की ने कहा। हाँ, तुम काफी थकी हुई नजर आ रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पर वैसे तो सारी फैसिलिटीज हैं, फिर भी तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, रोहित ने कहा और फिर दरवाजे से बाहर आने लगा। बाय रोहित, उस लड़की ने दरवाजे पर खड़े होकर रोहित के सामने हाथ हिलाते हुए कहा और फिर वो अंदर चली गई। जब रोहित ने देखा कि उस लड़की ने दरवाजा लगा लिया था, उसके बाद उसने अपने फोन में एक बटन दबाया। उसने सबसे पहले उस लड़की की डीपी देखी जो सोशल मीडिया पर लगाई हुई थी। उसे देखकर तो वो बहुत गंदी तरह मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में उसका लालच साफ नजर आ रहा था। वो जैसा उस लड़की के कमरे में था वैसा वो बाहर बिल्कुल नहीं था। डार्लिंग, सिर्फ 1 महीना लगेगा। 1 महीने में तुम मेरी हो जाओगी, फिर देखना तुम मेरे बिस्तर में आने का इंतजार करती रहोगी, रोहित ने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसी लड़की जिसे दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था, रोहित के लिए ऐसी लड़की को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था और वो उसके साथ जो चाहे कर सकता था। जब से उसने उस लड़की को देखा तब से उसके दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि वो उसे अपने साथ बिस्तर तक ले जाए। इधर रोहित ने अपना फोन जेब में रख लिया था। अब वो उस लड़की के साथ इतनी जल्दी दिखना नहीं चाहता था। उसके शिकार पर और भी लड़कियां थी, उन्हें वो देख रहा था और वो खुद उसका इंतजार कर रही थी। रोहित को लगा कि आज उसका ऑफिस का सारा काम हो गया था और इसलिए वो अपने केबिन में आया और फिर वहां से उसने वैगरा का एक पैकेट लिया और सीधा एक दूसरे किराएदार के घर में दाखिल हो गया। उसने घंटी बजाई तो पीछे से आवाज आई, आ जाओ रोहित। उसके बाद कश्मीरा दरवाजे से बाहर आई और वो रोहित को अपने साथ अंदर ले जाने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो वो थोड़ा सा घबराई हुई नजर आ रही थी। उसे इस बात पर शर्म आ रही थी कि उसने रोहित को पिछले 4 महीने से किराया नहीं दिया था, लेकिन रोहित को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। उसने उल्टा उससे ये कह रखा था कि हाँ, जितने दिन चाहे वो रह सकती थी और उसे जब रेंट देना हो तब दे सकती थी। रोहित कश्मीरा के घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं, कश्मीरा ने रोहित को सोफे पर बैठाते हुए कहा। कश्मीरा जी, आपको अभी तक कोई नौकरी मिली या नहीं मिली? रोहित ने कश्मीरा को आवाज देते हुए पूछा। जब उसने कश्मीरा का पतला और कसा हुआ शरीर देखा तो वो अपने मन ही मन थोड़ा सा घबरा गया। वो अपनी आंखों के आगे देख पा रहा था कि थोड़ी ही देर बाद वो और कश्मीरा एक ही बिस्तर में बिना कपड़े के होने वाले थे। वो इस सुंदर लड़की को अपने साथ बिस्तर में ले जाने के लिए बेताब हुए जा रहा था। इधर कश्मीरा ने जैसे ही रोहित की बात सुनी तो एक बार के लिए उसका दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाकर रोहित से इस बारे में क्या कहे, कैसे कहे। फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा, नहीं अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगाकर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। आप प्लीज मुझे थोड़े दिन का टाइम और दे दीजिए, कश्मीरा ने कहा। उसे लग रहा था कि वो बेशर्मों की तरह उससे फेवर मांग रही थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। कश्मीरा, मैं सच में तुम्हारी इस सिचुएशन से निकलने में मदद करना चाहता हूँ। इस जमाने में जॉब का ना होना कितना मुश्किल होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और समझ भी सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी ये देखना चाहिए कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर 4 महीने से रह रही हो। मैंने अभी तक कभी तुमसे आगे से किराया नहीं मांगा। अब तुम्हें तो पता है कि मैं एक छोटा सा मैनेजर हूँ, इससे ज्यादा मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें यहाँ बिना किराए के 4 महीने रखा है तो ना सिर्फ मुझे तुम्हारा रेंट भरना पड़ेगा, बल्कि साथ में कंपनी में मेरी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। रोहित ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कश्मीरा को देखा और कहा, अच्छा। कश्मीरा को उम्मीद नहीं थी कि उसके किराए ना देने पे इतने भारी परिणाम हो सकते थे।
वो यहाँ पिछले 4 महीने से रह रही थी, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। पर इस वक्त वो किराया देने की हालत में नहीं थी। मुझे माफ कर देना रोहित, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, लेकिन तुम्हें भी मालूम है ना कि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ मेरी वजह से ऐसा कुछ हो सकता था। इसमें मेरी ही गलती है। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जब रोहित ने देखा कि कश्मीरा को उसके किए का बहुत पछतावा हो रहा था, तो उसे लगा कि यह सबसे सही समय था। लोहा गर्म था और वो खुद भी इसके ऊपर चोट करने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अभी के अभी किराया दे दो, वो तो क्या है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा था। रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर वो दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद वो खिड़की की तरफ गया और उसने खिड़कियां भी लगा दी। फिर खिड़की के पर्दे बंद करते हुए उसने कश्मीरा को देखा और बोला, कश्मीरा, वैसे तुम एक तरीके से मेरे इस नुकसान की भरपाई कर सकती हो। आप पर्दा क्यों लगा रहे हो और तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं एक तरह से तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर सकती हूं? कौन से तरीके की बात कर रहे हो तुम? कश्मीरा को उसका ये व्यवहार थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन तब तक रोहित ने सारे पर्दे लगा दिए थे। उसे ऐसे मौकों पर कमरे के अंधेरे काफी अच्छे लगते थे। उसे अच्छा लग रहा था जब वो हल्के हल्के उजाले में कश्मीरा के सुंदर चेहरे को देख रहा था। वो जब भी किसी लड़की से संबंध बनाने के लिए जाता तो सबसे पहले यही करता था। देखो कश्मीरा, आज तक मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं? रोहित ने घूमकर कश्मीरा को देखते हुए कहा। इधर कमरे में इतना अंधेरा देखने के बाद में कश्मीरा को अंदर से डर लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में यह आदमी पूरी तरह बदल चुका था। ये वो नहीं था जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले मिली थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज प्लीज ये पर्दे खोल दीजिए। देखिए ना कमरे में कितना अंधेरा हो गया है। मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद। आप प्लीज पर्दा खोल दीजिए, कश्मीरा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन रोहित अभी भी कश्मीरा को ही देख रहा था। वो पर्दा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में कश्मीरा खुद पर्दा खोलने के लिए आगे आ गई और जैसे ही उसने वो खोलना चाहा, रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, कश्मीरा चौंक गई थी। रोहित के चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान देखने के बाद वो बुरी तरह घबरा गई। रोहित जी ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कश्मीरा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। इससे पहले तक कश्मीरा ने रोहित का ये रूप कभी नहीं देखा। उसकी नजर में तो रोहित एक बहुत ही अच्छा आदमी था और वो उसकी बहुत इज्जत भी किया करती थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस आदमी को क्या हो गया। जैसे उसने देखा कि वो आदमी अच्छा नहीं था, तो कश्मीरा को अपने ऊपर ही पछतावा होने लगा। रोहित उसे अपने पास लाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन कश्मीरा से जितना बन पड़ रहा था वो उससे उतनी ही दूर जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हारी कितनी सारी मदद की है कश्मीरा, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं? जब रोहित ने कश्मीरा के इतने सुंदर से चेहरे को देखा तो रोहित का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। वो अब चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। प्लीज एक बार मुझे संतुष्ट कर दो, उसके बाद मैं पिछले 4 महीने तो क्या अगले 4 महीने का भी तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। रोहित ने उसे अपने लालच के जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कश्मीरा अभी भी उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि रोहित उसके साथ इस तरह की कोई हरकत करके अपने एहसान का पूरा बदला करे। वो तो बार बार उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये सब क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो वरना मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, कश्मीरा ने रोहित की लाल आंखों में देखते हुए कहा। अब उसे समझ में आ रहा था कि जितना वो सोच रही थी प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा बड़ी थी। कश्मीरा ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसके हाथ को रोहित ने बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और वो चाहकर भी उसे अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। इधर रोहित की आंखों में हैवानियत का स्तर बढ़ता जा रहा था। उसने कश्मीरा के दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और उसके बाद उसने दूसरे हाथ से अपने जेब में कॉन्डम और वाइग्रा निकाल लिया। उसे कश्मीरा को दिखाते हुए बोला, देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही अपने साथ प्रोटेक्शन लेकर आया हूं। सोच में आज तुम्हें इतना मजा आएगा ना कि जितना तुम्हें अपनी जिंदगी में शायद पहले ना आया हो। मेरा यकीन करो कश्मीरा। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो,
कश्मीरा की आंखों के सामने जैसे वो सारी चीजें दिखाई देने लगी जिससे वो घिन से भर गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रोहित ने उसे अपने पास खींचा तो वो और चिल्लाई, छोड़ दे हरामी, छोड़। लेकिन रोहित की आंख में देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो उसे छोड़ने वाला था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या रोहित अपने मकसद में कामयाब हो पाता या उससे पहले ही कश्मीरा अपने आप को बचा लेती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए चमेली सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लकी आराम से अपने कमरे में आराम कर रहा था तब इधर रोहित ने उस लड़की को अपने जाल में फंसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो लड़की इतनी जल्दी रोहित के हाथ नहीं लगने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे कश्मीरा को ही पकड़ लेना चाहिए। वैसे भी कश्मीरा का किराया पिछले 4 महीने से बाकी था और इसलिए रोहित ने सोचा कि उसके लिए ये अच्छा मौका था। वो कश्मीरा के घर में घुसा और अंधेरा करने के बाद उसके साथ में जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। लेकिन कश्मीरा को उसकी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो उसकी गिरफ्त से छूटने की हर संभव कोशिश में जुटी थी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कश्मीरा ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। छोड़ दूंगा मेरी जान, घबराती क्यों हो? लेकिन पहले अच्छे से पकड़ तो लेने दो। आओ मेरे साथ सोफे पे आ जाओ, हम लोग आज का खेल वहीं से शुरू करेंगे, रोहित ने कहा। उसके दिमाग में पहले ही कीड़े भर चुके थे और अब उसे उसके आगे और कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कश्मीरा को अपने हाथों से खींचा और फिर उसे सोफे के करीब ले जाने की कोशिश करने लगा। ठीक तभी पीछे से किसी के दरवाजे बजाने की आवाज आनी शुरू हो गई। उस आवाज को सुनने के बाद एक बार के लिए तो रोहित सन्न रह गया कि आखिर इस वक्त उसके घर पर कौन आ सकता था। और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट कर पाता, उसे पीछे से दरवाजा बजने की आवाज फिर से आने लगी। कश्मीरा जी, क्या हुआ, ठीक है ना सब? इधर रोहित का जोश ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उधर दरवाजे भी बजे जा रहा था। अब उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। कश्मीरा के ना तो अलग वाले फ्लैट में और ना ही बगल वाले फ्लैट में कोई किराएदार आकर रह रहा था। फिर उसके फ्लैट के बाहर से आवाज कैसे आ सकती थी? रोहित को लगा कि हो सकता है उसकी आवाज को कॉरिडोर में गुजरने वाले किसी इंसान ने सुन लिया हो। लेकिन जो भी हो, अब वो कश्मीरा के साथ वो नहीं कर सकता था जो वो करने के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसने आवाज सुनते ही कश्मीरा का हाथ छोड़ दिया। साले हरामी! कश्मीरा ने रोहित को ऐसी जगह लात मारी कि वो अपनी टांग भींच कर नीचे बैठ गया और उसने अपने दोनों घुटने मोड़ लिए। लात खाते ही उसके मुंह से आवाज आई। उसने अपने निचले शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, मानो वो अपने पेट में किसी बच्चे को जन्म दे रहा हो। इधर तुरंत कश्मीरा ने भी दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि लकी सामने खड़ा था। क्या हुआ? लकी ने डरते हुए पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कश्मीरा ने घबराते हुए कहा। अभी जो कुछ हुआ था उसके बारे में कश्मीरा वैसे भी बात नहीं करना चाहती थी। उसे उन सब के बारे में बोलने से भी शर्म आ रही थी। वो जानती थी कि सारी समस्या की जड़ सिर्फ एक ही थी और वो ये कि उसने किराया नहीं भरा था और इस किराए को ना भरने की वजह से उसे कोई नुकसान झेलना पड़ रहा था। ऐसे में अगर वो लकी को बताती कि रोहित ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी तो शायद उसकी साख के ऊपर धब्बा लग जाता। कश्मीरा ये सब सोचते हुए बेसुध सी खड़ी लकी को देखे जा रही थी। फिर अचानक से उसे रोहित के ऊपर गुस्सा आया और उसने घूमकर रोहित की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, निकल जा यहां से, 1 सेकंड के अंदर बाहर हो जा। कश्मीरा बहुत जोर से चिल्लाई थी। इधर रोहित की हालत किसी बूढ़े आदमी जैसी हो गई थी जिसकी कमर सीधे होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब कभी फिर से सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। जब उसने लकी को देखा तो वो उसे पहचान गया। उसके खुद भी अपनी काफी चिंता थी और इसलिए उसने बिना आगे कुछ कहे या किसी का विरोध किए सीधा वहां से बाहर निकल जाना ही ठीक समझा। वैसे तो वो जाना नहीं चाह रहा था,
लेकिन उसके पास जाए बिना और कोई चारा भी नहीं था। उसके जाने के बाद कश्मीरा ने लकी को कुछ देर के लिए अपने कमरे में बैठने के लिए बुला लिया। उसने रोहित के जाने के बाद सबसे पहले पर्दे खोल दिए और फिर वो लकी के पास आकर बैठ गई। अभी तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत थैंक यू लकी। कश्मीरा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, लेकिन उसके मन में अभी भी रोहित को लेकर डर बना हुआ था। जैसे ही वो उसे याद कर रही थी कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था, तो वो सहम जा रही थी। क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ? लकी ने पूछा। नहीं, प्लीज प्लीज उस बारे में बात मत करो, और तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। कश्मीरा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। लकी ने गहरी सांस ली। वो कश्मीरा के चेहरे को देखे जा रहा था और उसके चेहरे को देखकर वो ये बात साफ तौर पर कह सकता था कि वो जो कह रही थी वही सोच रही थी। रोहित ने सच में कश्मीरा के साथ कुछ न कुछ जोर जबरदस्ती तो जरूर की थी। ठीक इसी वक्त अचानक से कश्मीरा ने देखा कि उसके फ्लैट की लाइट चली गई और पानी भी आना बंद हो गया। रोहित ने अब इस बात का बदला कश्मीरा से निकालना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है? लकी ने कश्मीरा की तरफ देखते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। इधर कश्मीरा उसके सवाल का जवाब दे पाती, उसके दरवाजे पर दस्तक होनी शुरू हो गई। जैसे ही कश्मीरा ने दरवाजा खोला तो स्टाफ के 2 लोग उसके घर के अंदर घुस गए और उसे बड़ी बदतमीजी के साथ डांटने लगे। जल्दी से इसे खाली करो, ये काम आज की आज ही हो जाना चाहिए, और हाँ, आज की आज ही तुम चुपचाप अपना पिछले 4 महीने का रेंट भी चुका के जाओगी। अगर रेंट चुकाने में कोई देर हुई ना तो उसका सारा पैसा तुम्हारे सामान से वसूला जाएगा। और हाँ, जानकारी के लिए एक बार और बता देता हूं कि हमने तुम्हें पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अगर तुम आगे कभी किराए का मकान देखने भी जाओगी ना, कोई तुम्हें अपना मकान नहीं देने वाला। उन दोनों लोगों ने कश्मीरा को झाड़ लगाते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने देखा कि लकी अंदर बैठा हुआ था, इसलिए उन्होंने और जोर से ये बात लकी को सुनाते हुए कहा, और अगर आज की आज मकान खाली नहीं किया ना और मुझे इस कमरे में और रात में नजर आ गई तो फिर आज भी तुम्हारे साथ वही होगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। फिर मुझे दोष मत देना, बता देता हूं। उन दोनों लोगों ने इस तरह से बदतमीजी से बात की और वहां से चले गए। ये सब उस रोहित ने करवाया है, लकी ने चिढ़ते हुए कहा। इधर कश्मीरा को उसकी बात सुनने के बाद में गुस्सा आ रहा था। अब उसे याद आया कि रोहित कैसे उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे लगा कि वो हंसी का एक पात्र हो गई थी। वो अपने आप में इतना बेचारा महसूस कर रही थी कि उसे लग रहा था कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। वो गुस्से में फिर से अपने कमरे में आई और उसने अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह है? लकी ने उससे घबराते हुए पूछा। अब कश्मीरा के लिए उससे बड़ा सवाल यह था कि उसे पिछले 4 महीने का पैसा चुकाना था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दिल्ली जैसे महंगे शहर में अपना गुजारा कैसे करेगी, और एक अकेली लड़की होने की वजह से यहां पर उसके साथ बहुत सारे खतरे थे। नहीं, मैंने किराया नहीं दिया है और ना ही मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है, कश्मीरा ने लकी के सामने सच बोलते हुए कहा। वो बेकार में उसके सामने किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसे सच में मालूम नहीं था कि एक बार यहां से खाली कर देने के बाद उसे जाना कहां था। उसके पास में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, और अगर वो कहीं नहीं भी जा सकती तो फिर उसके पास में अपने घर वापस चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन वो पहले ही उम्र में काफी बड़ी हो चुकी थी और आखिर में वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। सुनो, मैं जा रही हूं। तब तक कश्मीरा अपना सारा सामान जमा चुकी थी और वहां से निकलने ही वाली थी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के अंदर रुक सकती हो, लकी ने कहा, और फिर वो कश्मीरा की तरफ देखने लगा। वो सच में उसकी चिंता कर रहा था, और इसके पीछे की वजह शायद ये थी कि जब वो इधर आया तो कश्मीरा खुद भी उसकी मदद करने के लिए काफी बेताब नजर आ रही थी। वो दिल से उसकी मदद करना चाह रही थी, इसलिए लकी भी उसकी मदद करना चाह रहा था। और फिर जब वो उसकी मदद करने की क्षमता रखता था तो फिर उसे मदद करनी भी चाहिए थी। क्या कहा? तुम्हारे घर में? इधर कश्मीरा उसकी इस बात को सुनते ही भड़क गई। उसे लग रहा था कि शायद लकी भी रोहित की तरह एक बेचारी सी लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि लकी भी उसके साथ वही करना चाहता था जो रोहित करने के बारे में सोच रहा था। असल में
वो रोहित का एक्सपीरियंस भूल नहीं पाई थी और इतने में लकी ने उससे ये बात कह दी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसके मन में ये ख्याल आने लगे, अरे देखो, तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने देखा कि कश्मीरा उसे बाज जैसी तीखी नजरों से देखी जा रही थी, तो लकी ने उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, देखो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला एक लड़का हूं और मैं अभी भी वहां पढ़ाई कर रहा हूं, इसलिए मैं तो अपने हॉस्टल में भी जाकर रुक सकता हूं। वो क्या है ना कि अभी मेरे ऊपर पढ़ाई का थोड़ा सा लोड है, इसलिए मैं चाहकर भी यहां नहीं रह पाऊंगा। मैंने घर तो ले लिया है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से दूर है और इसलिए मैं रह नहीं पाऊंगा। लकी ने उससे अपने पक्ष की पूरी जानकारी देते हुए कहा। जैसे ही कश्मीरा के कानों में ये सारी बातें गई, तब जाकर उसका मन थोड़ा सा शांत हो पाया। सच में तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? कश्मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कश्मीरा का गुस्सा अब थोड़ा सा शांत हो गया। उधर धीरे धीरे लकी के ऊपर थोड़ा विश्वास होने लगा था उसे। अब इतने में इधर लकी ने कहा, देखो, एक और काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। मेरे पास में कुछ पैसे रखे हैं, तुम्हें दे देता हूं ताकि तुम यहां का रेंट भी चुका सको, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें सस्ता कमरा लेना है तो तुम किसी दूसरी जगह पर भी देख सकती हो। लकी ने कहा और उसकी जेब में जितना भी कैश रखा था उसने निकाल कर कश्मीरा की आंखों के सामने रख दिया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर में रह लूंगी तुम्हारे साथ, कश्मीरा ने कहा। भले ही वो लकी को किसी भी नजर से देख रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। उसके ऊपर लकी की एक अच्छी छाप पड़ रही थी और इसी वजह से उसने लकी के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। अच्छा, तुम चाहो तो वो पैसा भी रख सकती हो, जब तुम्हारे पास आ जाए तो वापस कर देना। तुम बोलो तो मैं सामान शिफ्ट करवाने में मदद कर देता हूं तुम्हारी, लकी ने उसे आगे से ऑफर देते हुए कहा। ठीक है, कश्मीरा ने कहा। लकी उसे देखकर मुस्कुराया और उसने कश्मीरा का सामान उठा लिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी रोहित को उसके किए की सबक सिखा देता? क्या लकी की गैर मौजूदगी में कश्मीरा सेफ रह पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोहित ने कश्मीरा के साथ में जैसे ही जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो इतने में लकी ने उसकी आवाज सुन ली और वो उसके घर के अंदर आ गया। उसे देखते ही कश्मीरा के जहां एक तरफ हौसले बढ़ गए, वहीं दूसरी तरफ रोहित वहां से भाग उठा था। लेकिन उसने भी नीचे जाते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहले तो उसने कश्मीरा के फ्लैट की बिजली काटी, पानी काटा और उसके बाद में उसने अपने 2 आदमियों को पैसे लेने के लिए वहां भेज दिया। पर कश्मीरा के पास पैसे देने के लिए नहीं थे, इसलिए लकी ने उससे यह कह दिया कि अगर वो चाहे तो लकी के साथ रह सकती थी। आखिर में कश्मीरा भी मान गई थी और वो लकी के साथ जाने के लिए रवाना हो गई। लेकिन लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कश्मीरा की हालत ऐसी कैसे हो गई थी। कश्मीरा, एक बात बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लकी ने उसका सामान अपने कमरे में ले जाते हुए कहा। भले ही समझदार सी दिखने वाली लड़की की कितने भी बुरे दिन आते हों, लेकिन उसके इतने भी बुरे दिन नहीं आ सकते कि वो अपना किराया ना भर सके। लकी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसके जवाब का आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही कश्मीरा ने लकी के मुंह से यह सवाल सुना तो वो थोड़ा उदास हो गई। ये उसकी जिंदगी की सबसे उदास कर देने वाली चीज थी और इसके बारे में वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि लकी ने पूछ लिया था, इसलिए कश्मीरा के पास उसे बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं सबसे पहले एक रिपोर्टर का काम करती थी। मेरी सैलरी 35,000 थी। भले ही वो लोग इतनी ज्यादा नहीं देते थे मुझे पैसे, लेकिन उस हिसाब से मुझे वो पैसे कम भी नहीं लगते थे। मैं आराम से अपना गुजारा कर लेती थी। फिर मैंने हर तरह की रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मैं स्पोर्ट्स भी देखती थी, इसलिए मैं हमेशा इधर से उधर घूमती रहती। मैंने पूरे भारत का अच्छा खासा चक्कर लगाया और इसके अलावा मैं विदेशों में भी खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिया करती थी। जैसे ही कश्मीरा ने अपने बीते हुए दिन को याद करना शुरू किया, उसके बाद उसकी आंखों में एक चमक आ गई। लकी भी उसकी बात को सुनता जा रहा था। जिस तरह से कश्मीरा अपनी कहानी सुना रही थी, उसे सुनने में लकी को तो बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन
फिर एक दिन ज्यादा टीआरपी लेने के चक्कर में मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मुझे एक एथलीट को बदनाम करना पड़ेगा, मुझे इसके खिलाफ निगेटिव कवरेज करना पड़ेगा। अब वो यहाँ एक नामी एथलीट था, इसलिए मैंने ऐसा करने के लिए अपने बॉस को मना कर दिया। वैसे भी ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। इसके बाद उस आदमी ने मेरी जगह पर किसी और को काम पकड़ा दिया और मुझे चैनल से निकाल दिया और मुझे पूरी टेलीविजन में बैन कर दिया। और इन सब से वो नहीं रुका। उसके बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लोग लगा दिए मेरे पीछे, जिनसे निपटने में मेरी हालत खराब हो गई। उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारे कोर्ट केसेस फाइल किए। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई, बहुत मुश्किल से निकल पाई हूं, कश्मीरा ने कहा। जब लकी ने उसके मुंह से उसकी ये कहानी सुनी तो वो सन्न रह गया। थोड़ी देर तक तो उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या बोलना था। फिर उसने कश्मीरा को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, तुम्हें पता है तुम काफी स्ट्रांग हो और ब्रेव भी। लकी के दिल में सचमुच उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। ना तो कोई ब्रेव हूं मैं और ना ही कोई स्ट्रांग हूं। मैं बस अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। कश्मीरा ने भी जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो भी जानती थी कि कोई ब्रेव नहीं थी वो। ठीक तभी जब उन दोनों के बीच में ये सब बातें हो रही थीं तो अचानक से कश्मीरा का फोन बज उठा। उसने अपना फोन जेब से निकाला और फिर जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा कि उसकी बहन के नाम फोन आ रहा था तो वो एक बार के लिए झिझक गई। फिर उसने डरते हुए फोन उठाया और बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल पाती, इतने में उधर से ढेर सारी आवाज आनी शुरू हो गई। अरे कहाँ हो तुम? कुछ अता पता है नहीं तुम्हारा। इतना टाइम हो गया है तुम्हें घर आए। घर याद भी है या भूल चुकी हो? मालूम है यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ दिन में घर नहीं आई ना तो देखना एक दिन घर वाले खुद तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोन पर बोल नहीं रही हो बल्कि गरज रही हो। दीदी मुझे माफ कर देना। ऐसा नहीं था कि मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या है ना कि मैं कहीं फंसी हुई थी और मुझे आने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब आपको तो याद ही है ना कि जब मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर बाकी चीजें भूल जाती हूँ। कश्मीरा ने अपनी तरफ से बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक दया सी मुस्कान आ गई। यह दया उसे अपने ही ऊपर आ रही थी। काम सिर्फ तुम्हारे पास है। अगर तुम बिजी हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि बाकी लोग फ्री बैठे हुए हैं। याद है तुम्हें कल हमारे पापा का जन्मदिन है, या भूल गई हो? पापा तो याद है ना? उस लड़की ने फिर से उधर से कश्मीरा को ताना सुनाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल पापा का जन्मदिन है। बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हें याद है, वरना मुझे आगे से तुम्हें ये सब याद फिर दिलाना पड़ता। अब जब मैं जो कह रही हूँ ना वो बात ध्यान से सुनो। कल मम्मी के घर चली जाना, वहां पर मम्मी को तेरी चिंता हो रही है। इसके अलावा उन्होंने तेरे लिए कोई एक लड़का भी ढूंढ कर रखा हुआ है, जो जाकर मिल लेना उससे। वो लड़का काफी अच्छे परिवार से आता है, इसलिए तू खुद भी थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर जाना और उससे ठीक से बात करना। क्या मम्मी ने मेरे लिए लड़का देख लिया है? यार मम्मी को कितनी बार मना किया है मैंने, लड़के देखने की जरूरत नहीं है यार, लेकिन वो ये खबर सुनते ही कश्मीरा का चेहरा लटक गया। उसे ये बात बहुत बुरी लगी कि आज फिर से उसकी मां ने उसके लिए एक लड़का देख लिया था, और वो भी बिना उससे पूछे। क्या बच्ची जैसी बात कर रही है यार? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी तेरे मुंह से ऐसी बात अच्छी लगती है क्या? कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। अब तू अपनी उम्र बता, पर रुक रहने दे। अगर तू अपनी उम्र बताने बैठी ना, शर्म आ जाएगी तुझे खुद। इतनी बड़ी हो चुकी है, शादी नहीं करेगी, बूढ़ी होने के बाद करेगी क्या? तुमने पहले ही मम्मी को ना बहुत दुख दिया है और अब उन्हें और परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कश्मीरा देख, तुझे अपने और अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, इसलिए इस मामले में तुझे बीच में बोलने की ना जरूरत नहीं है। सब माँ देख लेंगी। इतना भर कहने के बाद उसकी बहन ने फोन काट दिया। इधर कश्मीरा ने उसकी बात सुनते ही अपनी माँ को फोन मिला दिया, लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ फोन उठाती, उन्होंने मूड खराब होने की वजह से फोन काट दिया। क्या हो गया? लकी ने कश्मीरा का चेहरा देखते हुए पूछा। उसे लग रहा था कि कश्मीरा अपने आप में काफी बेबस महसूस कर रही थी। मेरी माँ ने बिना मुझसे पूछे ही मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ लिया है। अब वो चाहती हैं कि मैं कल जाकर उससे मिल लूं। अब जब उन्हें मालूम है कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? कश्मीरा को अपनी माँ के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि एक पल के लिए गुस्से में उसकी नाक भी लाल हो गई। अचानक से फिर उसने लकी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, लकी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे?
लकी उसकी ये बात सुनते ही सन्न रह गया। वो उसे क्या जवाब दे ना दे समझ नहीं आ रहा था उसे। अब ऐसे में वो बिना बात के उसका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता था? नहीं देखो, तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूं कि क्या तुम कल मेरे साथ झूठ मूठ का बॉयफ्रेंड बनकर मेरे घर चल लोगे क्या? अगर मम्मी तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगी ना तो तुम उसका जवाब दे देना। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी माँ ना जबरदस्ती मुझे उस लड़के के साथ डेट पर भेज देंगी। ये मुलाकातों का सिलसिला ना यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। लकी प्लीज मदद कर दो मेरी। कश्मीरा ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि उसका ये आइडिया सच में एक शानदार आइडिया था और उसने अपने दोनों हाथों से लकी का हाथ बड़े प्यार से पकड़ लिया। लकी ने भी उतनी ही प्यार से कश्मीरा के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कश्मीरा बोल रही थी वो करना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि इस मामले में वो पहले भी एक बार फंस चुका था। उसे अंदर ही अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके मन में भूचाल सा आ गया। अचानक से उसके दिमाग में राधिका का चेहरा सामने आ गया और उसे अपनी आंखों के सामने देखते ही लकी का दिल दुखने लगा। वो जानता था कि पहले ही राधिका के साथ था वो। भले ही राधिका उसे नहीं मिल रही थी, लेकिन उसे राधिका की आने की पूरी उम्मीद थी। लकी ने एक धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मगर क्यों? इस मामले में तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हें कल सिर्फ मेरे साथ मेरे घर पर ही तो आना है, उसके बाद मेरी माँ से ये कहना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब क्या तुम इतनी भी मदद नहीं कर पाओगे मेरी? कश्मीरा ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। बिना लकी की मदद किए वो अपनी माँ से निपट नहीं सकती थी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा। तुम मेरी जगह पर किसी और को देख सकती हो। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। लकी ने कहा। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा था, वो खुद भी अपने हालतों से बंधा हुआ था। लकी क्या कह रहे हो यार? तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम जानते हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मना कर रहे हो यार। मैं अब तुम्हारे बारे में जो सोच रही थी ना, गलत ही सोच रही थी। तुम और रोहित दोनों एक तरह के हो। थोड़ा सा अंतर होगा, नहीं वो भी नहीं है, वो बुरा आदमी है और तुम उससे भी कम नहीं हो। कश्मीरा की जुबान पर उसका गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। वो और बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम था कि वो ये सब जो कर रही थी वो सिर्फ लकी को उकसाने के लिए कर रही थी और इससे ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, कश्मीरा ने कहा और उसके बाद वो बिना लकी से कुछ कहे वहां से निकल गई। उसके बाद वो अपना सामान लेकर बाहर आई और सीधा दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगी। जैसे ही लकी ने उसे जाते हुए देखा तो वो चौंक गया। उसने पूछा, अरे कहां जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी जो हालत पड़ी है उससे मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती? कश्मीरा ने लकी के ऊपर खींचते हुए कहा। लकी इतने में तुरंत कश्मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने पूछा, कहां जाओगी? जाने के लिए कुछ जगह भी है तुम्हारे पास दिल्ली में? कहीं भी चली जाऊंगी। अगर कोई जगह नहीं मिले ना तो सड़क पर सो जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुमसे ना मदद मांगने के लिए नहीं आऊंगी। अब चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, जाने दो मुझे। उसकी आंखों को देखकर फिर से लकी पशुपेश में पड़ गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाता या फिर वो कश्मीरा को उसके हाल पर छोड़ देता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।